तो स्टार्ट करूं मैं सेशन? हाँ 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 ठीक है, ओके। ठीक है। आ, अगर कोई मैसेज वगैरह आता है आप देख लेना। हाँ मैसेज प्लीज आप लोग करना मत, अलाउ नहीं है मैसेज करना। बीच में मैसेज आता है, डिस्टरबेंस होता है, स्क्रीन पे आ जाता है पूरा। मैं सेशन लेता हूँ, मुझे काफी वैसे लगता है, तो प्लीज। और जो ये हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, बट जैसे ये जो सेशन है ये थोड़ा सा हमें कंटिन्यूटी में भी देखना पड़ेगा, बिकॉज इसमें क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, एक एक्ट दूसरे से रिलेट होता है। तो थोड़ा सा फोकस करना और पेशेंस रखना। आई होप ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो। ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो जब हम इन एक्ट्स के साथ डील करते हैं तो हम ब्रॉडली जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो रहा है प्री इंडिपेंडेंस, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक, जब कंपनी रूल कर रही है, फिर क्राउन आता है, फिर फाइनली वी गेट इंडिपेंडेंट, और उसके बाद एक इलेक्टेड डेमोक्रेसी, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो आपके लिए एक्ट्स बनाती है। तो इससे पहले कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल या जितने भी एक्ट्स बनाए हुए हैं वो किसने बनाया है, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उन पर्टिकुलर एक्ट्स का नेचर क्या था। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट हैविंग कंपनी रूल इन प्लेस, अगर कंट्री में कंपनी रूल चल रहा है, तो उस वक्त पे ईस्ट इंडिया कंपनी था, तो जितने भी एक्ट बनते हैं 1773 से लेके 1858 तक, इन सब में आपको एक सेंट्रलाइजेशन का फैक्टर दिखेगा। सारे एक्ट सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएंगे। जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर उसके पावर एनलार्ज होंगे, उनकी पावर्स को और ज्यादा ऑगमेंट किया जाएगा, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेंगे, फिर वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जितने भी विंग्स हैं उन सबका सेंट्रलाइजेशन होगा, चाहे वो फाइनेंशियल हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो या जुडिशियरी हो। ठीक है, तो कंपनी रूल के टाइम पे हम ये देखेंगे कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। व्हाई? जब कंपनी काम कर रही होती है तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो कि इसके लिए रेगुलेशन बनाएगी, उसके लिए ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें कोई डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी सेट करे। अब वो सबसे इजी तरीका क्या है करने का, कि मैं सारी पावर उठा के एक किसी को दे दूं। सपोज आप सारे इतने सारे लोग हैं, अब मैं एक एक से जाके तो नहीं पूछ सकती, एक एक को जाके तो रेगुलेट कर नहीं सकती कि किसने कितना काम किया, टारगेट पूरे करे कि नहीं। तो मैं क्या करूंगी, आप में से किसी एक को एक सेंट्रलाइज पावर दे दूंगी, एक को क्लास मॉनिटर बना दूंगी। तो मैंने मिथिला को क्लास मॉनिटर बना दिया। अब मिथिला से मेरी अकाउंटेबिलिटी डायरेक्टली सेट हुई, और दैट वाज द नीड ऑफ द आवर एट दैट टाइम। तो कंपनी रूल के टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जितनी भी रेगुलेशन बनाएगी सारी सेंट्रलाइजेशन की तरफ होगी। लेटर ऑन जब आपका एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, उसके बाद ये देखा जाता है कि कंपनी गेट्स अबॉलिश्ड एंड क्राउन रूल कम्स टू प्लेस। जब क्राउन रूल आता है, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो कंट्री के लिए डायरेक्टली रूल बनाएगी। ठीक है, सीधे क्राउन रूल इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी इज गोइंग टू रूल इंडिया। In that case, we will see a little democratization happening, and hence the tendency will move towards decentralization। जैसे कि हमने पहले जो बाकी दोनों प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे मद्रास, इनसे पावर ले लेंगे और सेंट्रलाइजेशन के दौरान पे सारी पावर हम बंगाल के पास देते रहेंगे। लेकिन जैसी ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है, इसको समझ में आता है कि इतनी डाइवर्स कंट्री है, इसको रूल करना डेमोक्रेटिक वे में इजी नहीं है अगर हम सब कुछ सेंट्रलाइज करके रखें। तो वो डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, इंडियन रिप्रेजेंटेशन को लाएंगे, जो लीडर्स की डिमांड है, इंडियन लीडर्स की डिमांड है उस टाइम पे, उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से क्राउन रूल के टाइम पे ड्यूरिंग द योर फेज ऑफ 1858 टू 1947 डिसेंट्रलाइजेशन होगा। तो एक जनरल रूल आप याद रखो। जब आप जनरल रूल्स याद रखते हो तो आपको एटलीस्ट स्टेटमेंट एलिमिनेट करना आसान हो जाता है। और प्लस मेरा इंटेंशन भी यही है इस पूरे सेशन को लेके कि आपको रटना कम पड़े इन एक्ट्स में, आपको एक पैटर्न समझ में आए। ठीक है, ऑन दैट नोट सबसे पहले सारे एक्ट्स देख लेते हैं। तो मैंने ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जब आपका चार्टर एक्ट 1773 आता है, दिस इज द फर्स्ट रेगुलेटिंग स्टेप of British government towards regulating East India Company and their administrative affairs in Indian domain। तो सबसे पहला एक्ट आता है एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। लेटर ऑन 10 साल बाद 1784 का एक्ट आता है, फिर 93 का आता है, फिर 13, फिर 33 एंड 1833 का जो एक्ट होगा, दिस विल बी द लास्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, बिकॉज इसके बाद से डिसेंट्रलाइजेशन के एफर्ट स्टार्ट हो जाएंगे। So what is the peak of centralization? That you are making a particular person the most powerful person among all the presidencies. That is, you are making Governor General of Bengal as Governor General of India. तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बना है? 1833 में। फिर इसके बाद हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ आते हैं। तो इसमें हम एक्ट पढ़ेंगे 53 का, फिर 58 का। 58 से क्राउन रूल आ जाता है। फिर उसके बाद से जो काउंसिल है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इनका रिफॉर्म स्टार्ट होता है। तो इसीलिए ये जो बाकी के 2 एक्ट हैं 1861, 92, इनको काउंसिल एक्ट कहा जाता है।
और इसके नीचे के जो सारे एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, 35, 47, 47 से हमें इंडिपेंडेंस मिल जाता है। तो ब्रॉडली ये आपका एक ग्रुपिंग है, आपके स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो चार्टर्स एक्ट है उन्हें चार्टर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको इशू कर रही है टू रेगुलेट द कंट्री, टू रेगुलेट द कंपनी एंड नॉट द कंट्री। ये इंडिया के लिए नहीं है, ये कंपनी के लिए बनाए गए हैं और कंपनी इन टर्न इंडिया को रेगुलेट कर रही है। तो इसीलिए जब भी हम किसी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट्स बनाते हैं या फिर कंपनी बाद में वो लेजिस्लेशन फॉरवर्ड करती है अपने सब्जेक्ट्स पे, तो उनको चार्टर्स कहते हैं। तो इसीलिए आपको समझ में आया कि चार्टर, काउंसिल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है ना। ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट कि एक्चुअली में नीड क्या थी रेगुलेशन की, व्हाई वाज द नीड ऑफ रेगुलेशन फेल्ट इन द फर्स्ट प्लेस। So what happens, a very monumental battle takes place in Buxar. Buxar is in West Bengal और वहाँ पे 1764 में battle होती है between your East India Company which is led by Hector Munro and Indian counterparts. So Indian counterparts में आपका नवाब of Bengal है मीर कासिम, then you have your नवाब of Awadh, Shujauddaulah, and Mughal emperor of that time, that is Shah Alam II. Of course, because of the military superiority and having मतलब ज्यादा sources जो होते हैं वो ब्रिटिश के फेवर में होते हैं, तो इसीलिए वो ये बैटल भी जीत जाते हैं. As a result of which, Treaty of Allahabad will take place. Now, Treaty of Allahabad is so instrumental in giving a lot of economic power to India, to East India Company. Why? Because during this particular treaty, the whole Diwani right, collection of Diwani from all the provinces were given, the whole right was given to East India Company. Along with that, इनके पास assets तो इतने सारे आ गए कि सारा दीवानी अब इनके पास डायरेक्टली ब्रिटिश ट्रेजरी में जाएगा और लायबिलिटी इनके पास कुछ रही ही नहीं, बिकॉज अब जितने भी इनके पास रेवेन्यू कलेक्शन होता जा रहा था उसकी लायबिलिटी बस इतनी थी कि दे हैड टू पे सम एनुअल सब्सिडी टू योर मुगल एम्परर, दे हैड टू पे सम अमाउंट ऑफ एनुअल पेंशन टू नवाब ऑफ अवध. नवाब ऑफ बंगाल तो ही गॉट एब्सकॉन्डेड, मतलब वो उस बैटल के दौरान ही भाग गए थे, तो उनको तो उनकी तरफ कोई लायबिलिटी भी नहीं थी और बाकी सारा पैसा जो है वो कंपनी के पास आ जाता है. अब आप सोचो सारा का सारा रेवेन्यू कलेक्शन कंपनी के पास है, ठीक है. दैट मीन्स दे आर नाउ they now have lots of money in hand. Now, when you have a lot of economic power, it also means that ultimately your political power will also be enhanced. As a result of which, Robert Clive came into play. Now, he was a brilliant administrator और उन्होंने एक double या dual system of government एडमिनिस्ट्रेशन में लाया, जहाँ पे बहुत ही टैक्टिकली उन्होंने पूरी गवर्नेंस को दो ब्रॉड पार्ट में डिवाइड किया, इसीलिए इसको ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं. पहले पार्ट में उन्होंने ये कहा कि your company will be ruling with such an intention that company will be having all the authority to regulate you, but they will have no responsibility. So you cannot go complaining about the company, you cannot go putting any liability on the company, but who will be making laws for you? The company. ठीक है. So company will be given all the authority, no responsibility, while the Indian counterparts, जो दीवान थे, राजा थे या जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो कंपनी की तरफ से भी काम कर रहे थे, उन सबके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, पुलिस सिस्टम को, रेवेन्यू कलेक्शन की, सबकी, बट दे हैड नो अथॉरिटी. दे कुड नॉट चेंज द रेगुलेशंस दैट वर मेड बाय कंपनी. नाउ गाइस, व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर गिवन अ लॉट ऑफ पावर, you are given a lot of authority without accountability, you will tend to be corrupted. आप अपने आप ही करप्ट हो जाओगे, सिस्टम ही करप्ट हो जाएगा. तो वही चीज हुई कि यहाँ पे भी we could see a lot of rampant corruption taking place. सेकेंडली, ये करप्शन हो रहा था बेसिकली कंपनी भी लालची हो गई थी, तो कंपनी ने जमींदारी सिस्टम का एक तरीके से मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया. तो ऑफ कोर्स जो आपकी पेजेंट्री होगी, जो किसान होंगे, वो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट होंगे, क्योंकि उनका लैंड रेंट कभी भी बढ़ा दिया जाता था, उनको एविक्ट कर दिया जाता था. ऑलरेडी वो लैंडलेस लेबरर्स बन चुके थे, जो जमींदार थे वो भी बहुत डिग्रेड हो गए. तो ऑपरेशन ऑफ जमींदार, पेजेंट्री, ऑल ऑफ दैट वाज हैपनिंग. एक बहुत मजेदार चीज ये होती है कि इस दौरान कंपनी के जो सर्वेंट्स है वो तो बहुत ज्यादा रिच होते जा रहे थे, बट कंपनी खुद ही बैंकरप्ट हो रही थी. क्यों? क्योंकि कंपनी के सर्वेंट्स को जो भी बेनिफिट मिल रहा था ना ये दीवानी राइट से, या जो उनको ट्रेड बेनिफिट्स मिल रहे थे, वो सारे अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए यूज कर लेते थे. दे डिड नॉट यूज टू ऑनेस्टली रिपोर्ट इट टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या होता है? The highest decision making authority of any company. So in the case of East India Company, you have a court of director. तो ये लोग अपने पूरे रेवेन्यूज उनको भी रिपोर्ट नहीं करते थे. तो अकाउंट में ऐसा दिखाते थे कि कंपनी का बहुत बुरा हाल है, कोई रेवेन्यू बन नहीं रहे, और पर्सनल यूज के लिए अपने ट्रेड परमिट्स इधर उधर यूज कर लेते थे और ब्लैक मनी काफी ले लेते थे. As a result of which company almost bankrupt हो गई. Now when a company goes bankrupt, what does it do?
बताओ अगर वो इंसॉल्वेंट हो रही है तो कहाँ जाएगी? ऑफ कोर्स अपनी सरकार के पास जाएगी। तो कंपनी गोज टू ब्रिटिश गवर्नमेंट प्लीडिंग कह रही प्लीज मुझे बचा लो, क्योंकि मैंने लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया, मेरा खुद का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मेरे खुद के लोग कर रहे हैं। तो फिर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, हम आपको बचाते हैं, लेकिन उसके बदले में फिर हम भी आपका धीमे से एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। सो व्हाट विल हैपन इवेंचुअली कि ब्रिटिश गवर्नमेंट विल ट्राई टू रिलीव कंपनी ऑफ इंसॉल्वेंसी, वो उसको बैंकरप्सी से निकालेगा बाय प्रोवाइडिंग सम लोन्स। उसके रिटर्न में ये मांगेगा कि यू शुड बी गिविंग अस 10% शेयर इन द प्लंडर दैट यू आर क्रिएटिंग इन इंडिया एनुअली। तो बेसिकली जो पहला गवर्नमेंटल इंटरवेंशन होता है कंपनी की तरफ, वो 1767 में आता है, और उसमें एक बहुत ही रेवेन्यू फाइनेंशियल बेसिस पे इंटरवेंशन किया गया है, जहाँ पे उन्होंने कंपनी को थोड़ा सा लोन दिया है ताकि वो बैंकरप्ट ना हो, उसके बदले में एक इंटरेस्ट के तौर पे आपको 10% का शेयर एनुअली इनको देना है। सो समहाउ नाउ कंपनी हैज बिकम लायबल towards British government and also has become dependent. Now we will see how British government will eventually exploit this vulnerability of company. ठीक है? On this note, let us start the first act, which is Regulating Act. Now ये पहली बार था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पे ही रिफॉर्म्स लाना स्टार्ट करे. सो दिस इज द एक्ट ऑफ 1773. दिस इज ऑफ कोर्स द फर्स्ट एक्ट, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था, लेइंग फाउंडेशन टुवर्ड्स सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. अब इस एक्ट की जरूरत क्यों हुई? पहली बार बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी वेंट ऑन टू प्लीडिंग टू योर ब्रिटिश गवर्नमेंट कि हमें बैंकरप्सी से बचाओ. तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर उसके लिए आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि आपके अंदर इंटरनली इतना करप्शन है कि मैं कितना भी पैसा आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो फिर से ब्लैक मनी बन जाएगा, फिर से करप्ट हो जाएगा. इट विल इवेंचुअली लैंड इन द पॉकेट्स ऑफ सर्वेंट्स. कंपनी को फिर भी फायदा नहीं होगा. तो एक रिफॉर्म की जरूरत है. दूसरी चीज, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि कंपनी अपने खुद ही में कुछ ना कुछ करे जा रही है, हमें अकाउंटेबिलिटी नहीं रख रही. तो उनके लिए एक जो प्राइमर फेस इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि दे वांटेड टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर द कंपनी. तो उन्होंने वही चीज करी कि क्लास में एक मॉनिटर बनाने की कोशिश करी कि एक कोई होना चाहिए जो कि एक सुपीरियर बॉडी हो, सबके लिए रेगुलेशंस क्रिएट करता रहे और वो सीधे सीधे हमें अकाउंटेबल रहे. सो हाउ डू दे डू दिस? बाय like allocating proper division of power. ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज कैसे होता है ये देखते हैं. तो एग्जीक्यूटिव लेवल पे हमें जैसे पता है कि वी हैड 3 प्रेसिडेंसीज. वी हैड प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल. नाउ थ्रू दिस एक्ट द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल was made superior over the presidencies of Bombay and Madras. but ये बहुत सटल तरीके से कहा गया था, ये अनाउंस नहीं किया गया था. It was only during Pitt's India Act जब ऑफिशियली ये बोल दिया गया था कि your presidency of Bengal will supersede and the other two will become subordinate. तो पहली चीज उन्होंने सेंट्रलाइजेशन में क्या किया? बंगाल को ऊपर रख दिया. तो बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, गवर्नर ऑफ बंगाल, इनकी पावर को बढ़ा दिया जाएगा और इनको बना दिया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. अब गवर्नर जनरल का मतलब क्या होता है कि इनके पास जो पावर्स हैं वो बाकी गवर्नर से ज्यादा बढ़ गई हैं. सो नाउ दे हैड ऑल द सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू कलेक्शन पावर. ठीक है, पहले सिविल मिलिट्री तो वैसे भी सबके पास था, बट इनके पास पूरा रेवेन्यू कलेक्शन पावर भी आ जाता है. ठीक है, ऑल्सो मिलिट्री पावर भी पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास आता है. अब अकेला इंसान कितना संभालेगा? तो इसीलिए बिकॉज इनकी पावर्स एनलार्ज हुई तो इनकी काउंसिल को भी एनलार्ज कर दिया गया. सो नाउ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विल बी वर्किंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और ये सब मिला के कितने लोग बनते हैं? 4 लोग. और ये इवेंचुअली एक इशू बन जाएगा इस एक्ट का कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है जिसमें 4 लोग हैं, इट इज हेडेड बाय गवर्नर जनरल. अच्छा, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वेरी बेसिक एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन. किसी एक ने भी आंसर कर दिया तो बता दीजिएगा कि हो गया आंसर. Warren Hastings. Okay, great. So, okay, when we are talking about Governor General of Bengal, इनको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल ले गई. टोटल 4 मेंबर्स थे. इशू ये था कि जब 4 मेंबर होते हैं ना किसी भी बॉडी में और किसी के पास वीटो नहीं होता, तो एक मेजोरिटी स्ट्राइक करना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो इनके केस में भी यही हो रहा था कि whenever they tried to put up any legislation, तो मोस्टली 2:2 हो जा रहा था, 2:2 हो जा रहा था. 2 लोग हाँ बोल रहे हैं, 2 लोग ना बोल रहे हैं. उस वजह से कोई लेजिस्लेशन आ ही नहीं पा रही थी. तो एक ये बहुत बड़ा इशू आया था इस एक्ट से. दूसरी चीज, दूसरे प्रोविजंस पे हम देखते हैं. अभी हमने देखा एग्जीक्यूटिव कैसे सेंट्रलाइज हुई, अब हम जुडिशरी देखेंगे. तो इसके लिए क्या किया गया? सपोज ये एक्ट है,
इस एक्ट से जितनी भी निकल के आपको इश्यूज आएंगे वो सारे आप ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए जाओगे एक नई बॉडी के पास, which will be named as Supreme Court of Calcutta. So it was established in the year 1774. Year is very important, please be reminded. ये भी 1+3 members का था, और इनके पास क्या पावर थी कि विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू एनी ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, किसी के पास अगर कोई ओरिजिनल या एपेलेट कंप्लेंट्स है, जैसे भी इश्यूज है, ये सारा ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा के पास, तो सारे लोग इन्हीं के पास जाएंगे। अब ये भी एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बन गया, क्यों? क्योंकि इनके पास इतनी सारी पावर दे दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा के पास कि बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा हो गया कि ये कौन कौन सी चीजें देखेंगे, ये क्या पूरी इंडिया, इनका ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक लिमिटेड है इसकी बात नहीं करेगी, तो क्या पूरी इंडिया के लोग, सारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इंडिया में, क्या वो सारे इनके पास जाएंगे? क्या वो अपने सिविल मैटर्स लेके जा सकते हैं, कि सिर्फ पर्सनल मैटर्स लेके जा सकते हैं, कि कंपनी के भी मैटर्स लेके जा सकते हैं? तो ये सारी बहुत कंफ्यूजन बन गई। तो ये दूसरा इश्यूज एक्ट के साथ था। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, सी आई हैव टोल्ड यू, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज रियलाइज्ड कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज देयर आर अंदर ही अंदर सांप है इस पर्टिकुलर ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो वो समझ गए थे कि ये जो पर्सनल प्राइवेट ट्रेड हो रहा है ना, इसका प्रोहिबिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद दिस पर्टिकुलर एक्ट, द प्राइवेट ट्रेड ऑफ द सिविल सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। ठीक है, क्या ये एक्ट इफेक्टिव हुआ होगा? नहीं, वो फिर भी अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत करप्शन कर ही रहे थे, उनके लिए लिबर्टी थी, बट ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था कि कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता। देन मैंने आपको ये भी चीज बताई कि यहाँ पे एक और जो नीड थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, वो ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा अकाउंटेबल हो जाए, हमें जो भी चीजें कर रही है, जो रेगुलेशन बना रही है, वो हमें रिपोर्ट करे। तो इस एक्ट के साथ उन्होंने अथॉरिटेटिवली कहा कि the court of directors. So who are the court of director? Highest decision making authority of any company. East India Company का जो court of director है, उसको annually और मतलब okay, I forgot what I was about to say. I got zoned out. तो जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के, इन लोगों को रिपोर्ट करना पड़ेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को एनुअली। ठीक है, तो ये एक और इसका प्रोविजन हो गया। तो इसने बहुत सारी अच्छी चीजें करी, अकाउंटेबिलिटी सेट करी, सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी, सुप्रीम कोर्ट बना। बट इशू इसके साथ ये दो चीजों की हो गया कि एक तो पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन नहीं था, जिसकी वजह से लॉट ऑफ कंफ्यूजन गॉट क्रिएटेड। एंड सेकेंडली, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसका जो कोरम कभी बैठ नहीं पाता था, उसमें मेजॉरिटी स्ट्राइक करना डिफिकल्ट होता था। सो दीज टू थिंग्स पर्टिकुलरली नीडेड रिफॉर्म। सो दीज रिफॉर्म्स यू विल बी सीइंग इन द अपकमिंग एक्ट। ठीक है, अब आप देखोगे कि जो सारे एक्ट्स हैं इनमें एक पैटर्न फॉलो होता है कि हर 10 साल के बाद एक एक एक्ट बनता जा रहा है। ठीक है, देयर इज अ पैटर्न कि 1773 के 10 साल बाद, फिर 10 साल बाद, फिर 20 साल बाद, फिर 20 साल बाद। तो ऐसा क्यों होता है? जब एक कोई एक्ट आता है तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो नेक्स्ट 10 ईयर के लिए प्रिविलेजेस एक्सटेंड कर देती थी कि ये पर्टिकुलर एक्ट के प्रोविजन अगले 10 साल तक के चलेंगे। कंपनी को जो मोनोपोलिस्टिक प्रिविलेजेस मिल रहे हैं वो भी 10 साल तक एक्सटेंड होंगे। तो इसीलिए हर 10 साल बाद एक्ट रिवाइज होते थे। तो अब अगले 10 साल बाद आते हैं। अब उससे पहले ना एक छोटा सा एक्ट आ जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा का इशू इतना ज्यादा ह्यूमंगस बन गया था कि कोई भी मतलब एक बहुत जो जुडिशरी था वो बहुत लैक्स फॉर्म में आ गया था। तो उसको सुधार करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है 1781 का, और इसका सिर्फ एक काम होता है, टू डिफाइन द मैटर एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन कर लिया गया कि इसका ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ कैलकाटा के अंदर है, रेस्ट ऑफ इंडिया में नहीं है। और इसका सब्जेक्ट डिफाइन किया गया कि इट विल ओनली बी डीलिंग विद द पर्सनल लॉस। क्लियर ऑन दैट? Now coming to another act, अब ये 10 साल बाद है, this is Pitt's India Act of 1784. Of course ये क्यों आएगा? Because there was some issues with 1773's act. Issue क्या था primarily? See, if I have given you all the money, ठीक है, and I am also telling you कि चलो आप अपनी ट्रेड प्रैक्टिसेस भी कर लो। सपोज यू आर अंबानी, ठीक है, आप कंट्री की मेन इकोनॉमी संभाल रहे हो, मेन कमर्शियल विंग हो कंपनी के, और मैंने आपको ही सारी पॉलिटिकल पावर्स दे दी कि आप ही कंपनी के लिए लेजिस्लेशन बनाओ। तो क्या आप वेलफेयर ओरिएंटेड या कोई डेमोक्रेटिक अप्रोच अपना पाओगे? कभी भी नहीं। आप हमेशा ऐसा काम करोगे जो कंपनी को ही बेनिफिट करे। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। सो दिस वाज द मेन इशू विद 1773's act, that it was not able to resolve that conflict of interest. So they decided that we might as well just divide the functions. तो commercial wing को political wing से अलग कर देते हैं।
तो इन्होंने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होगी, पहली बात तो उसका अमेंडमेंट करना था, उसको रीस्ट्रक्चर करना था, क्योंकि 4 लोगों में कभी मेजोरिटी सेट नहीं हो रही थी। सो इट वाज रिड्यूस्ड टू 3 मेंबर्स और उसको एक कमांडर इन चीफ भी दे दिया गया था। सो अच्छा, कमांडर इन चीफ 1773 के एक्ट में दे दिया गया था, तो उनके पास ताकि सिविल मिलिट्री पावर्स भी हो जाए। तो अभी इनके पास 3 मेंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। और जितना भी कमर्शियल फंक्शन है वो कौन मैनेज करेगा? इट विल बी मैनेज्ड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स विल नाउ बी रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? गवर्नर जनरल की काउंसिल विच इज मेड अप ऑफ 3 मेंबर्स। क्लियर? एंड सेकेंड, द पॉलिटिकल फंक्शंस वर अगेन सेग्रीगेटेड फ्रॉम द वर्किंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके लिए एक दूसरी बॉडी बनाई गई। अब देखो, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास इतना तो काम फोकट है नहीं ना, कि किसी एक पर्टिकुलर कोई कंपनी है जो कि किसी कंट्री को रूल कर रही है और उसके लिए लेजिस्लेशन बनाते रहे, वो अपनी कंट्री संभालेगा, उसकी तो इतनी सारी कॉलोनीज चल रही थी, तो वो कोई ऐसी बॉडी नहीं बनाएगा जो खुद जाके इंडिया के लिए लेजिस्लेशन बना रही है, बट वो एक ऐसी बॉडी बनाएगा जो, सपोज देयर इज योर गवर्नर जनरल काउंसिल एंड दे आर ट्राइंग टू मेक लॉज, बट but there should be another body who's regulating, who's supervising, वो देखभाल कर रही है कि ये लोग सही लॉज बना रहे हैं कि नहीं। तो वो देख रेख करने के लिए, वो सुपरविजन के लिए एक और बॉडी बनती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो दिस क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बॉडी कब बनती है? तो इट इज बाय पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। नाउ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स कौन कौन होंगे? पहली बात, ये सारे लोग जो हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठे रहेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोग, ये कभी इंडिया नहीं आते, ये वहां से सुपरविजन का काम करते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स होते हैं एक तो वहां के चांसलर ऑफ स्टेट, जिनको आसान भाषा में कहेंगे फाइनेंस मिनिस्टर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होंगे? ऐसे मिनिस्टर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठे हैं और सारी जो कॉलोनीज है ब्रिटेन की, उनको सुपरवाइज करते हैं, तो वो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पार्ट होंगे। एंड प्रिवी काउंसिल वाज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी विद रिस्पेक्ट टू जुडिशरी। तो एक प्रिवी काउंसिल हो गया, तो ये सारे लोग मिलकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाता है। इनका काम क्या होता है? दे सुपरवाइज द सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब आप देख रहे हो देयर आर टू बॉडीज इन एक्शन, वन इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वन इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल। Hence, this act gave the provision of having double government. समझ में आया? अब एक और चीज, जब फाइनली ब्रिटिश पार्लियामेंट फुल थ्रॉटल पॉलिटिक्स में आ रही है इंडिया के, तो ऑफ कोर्स जो भी रीजन्स हैं या जो भी प्रोविंसेस हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी आज तक रेगुलेट करेगी, वो जो आपकी ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो उसको हड़प लेगी। वो बोलेगी कि अरे ये ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं है, ये तो अब सब ब्रिटिश पोजेशन हो गया, क्योंकि अब तो हम इसको सुपरवाइज कर रहे हैं ना। तो इसीलिए थ्रू दिस एक्ट ब्रिटिश पोजेशंस वर डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ठीक है। तो ये वाला एक्ट क्लियर है। अब इसके बाद 10 साल आगे जाते हैं 1793 के एक्ट में। अब ये वाला एक्ट ऐसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें एक चीज होती है कि so what happened कि they wanted to make a very able administrator, Cornwallis who's responsible for permanent settlement। उनको ये चाह रहे थे कि ये गवर्नर जनरल बन जाए, क्योंकि वो बहुत एबल थे। तो अब ऑफ कोर्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास ज्यादा पावर्स उस टाइम पे होती नहीं थी, तो कॉर्नवालिस लड़ गए। उन्होंने आना ही नहीं है, या तो आप मुझे एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वीटो दो, क्योंकि गवर्नर जनरल के पास वीटो की पावर भी नहीं होती थी, तो कोई डिसीजन ही नहीं बन पाता था। तो उन्होंने बोला या तो आप मुझे उनकी पावर दो, या तो मुझे कमांडर इन चीफ की पावर दे दो। और उनको गवर्नर जनरल बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना हेल्प बेंट थी कि उन्होंने अपने रूल्स ही चेंज कर दिए। उन्होंने इसके बाद से ना सिर्फ गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ के बराबर पावर्स दे दिए, बट उनको वीटो पावर भी दे दिया। तो चार्टर एक्ट 1793 के बाद से हम देखेंगे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को के पास वीटो पावर्स रहेंगी, ठीक है। फिर इस एक्ट से क्या होता है कि अभी तक हम देख रहे थे कि हर बार 10-10 साल के लिए प्रिविलेजेस बढ़ते जा रहे थे, है ना। अब हम देखेंगे कि सीधे 20 साल के लिए प्रिविलेजेस बढ़ाए जाते हैं। सेकेंडली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इस एक्ट से होम चार्जेस अप्लाई किए गए। तो होम चार्जेस क्या होता है कि जो होम गवर्नमेंट आपको रूल कर रही है, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको रूल कर रही है, उनके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, अब चाहे वो लोग आपकी कंट्री में आ रहे हो कि नहीं। सपोज बोर्ड ऑफ कंट्रोल अभी हमने देखा, तो देयर इज फाइनेंस मिनिस्टर वहां पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, वो यहाँ इंडिया की बात भी नहीं कर रहा होगा प्रोबेबली, वो सिर्फ सुपरवाइज कर रहा है एक पपेटरी रोल में, नॉमिनल रोल पे। लेकिन उसके बाद भी उनके पास एक अथॉरिटी आ गई कि वो सुपरविजन कर सकते हैं इंडिया का।
बाय दैट वर्चू इटसेल्फ वो कंसिडर कर लिए जाएंगे कि होम गवर्नमेंट का पार्ट है। अब उनको उनके द्वारा अपॉइंट किए गए बाकी सारे सिविल सर्वेंट्स को सबको जो पैसे मिलेंगे, चाहे उनकी सैलरी हो, बंगला हो, मकान हो, अलाउंसेस हो, पेंशन हो, सब कुछ अब इंडियन ट्रेजरी से ही पे किया जाएगा। तो इसको होम चार्जेस कहते हैं। एंड होम चार्जेस वर मेन सोर्स ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ एज propounded by drain of wealth theory of Dalai Naroji, ठीक है, इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल। ओके, इसके साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये भी टाई अप किया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कि यू बेटर बी आर लॉयलिस्ट, क्योंकि हम आपको इतना सब प्रिविलेज दे रहे हैं, इतने एडवर्स कंडीशन के बाद भी आपसे कुछ बन नहीं रहा, फिर भी आपको पावर दे रहे हैं, तो आप हमको 5 साल तो सालाना देते रहो। तो उस टाइम के 5 लाख बहुत ज्यादा है। अगर हम इन्फ्लेशन से अभी एडजस्ट करें तो इट विल गो अराउंड सम 500 करोड़। तो बहुत ज्यादा पैसे सीधे वहां जाते थे। तो ये भी एक ड्रेन ऑफ वेल्थ का सोर्स था। दूसरी चीज, कंपनी ने क्या किया कि कंपनी को अपने रेवेन्यूज बढ़ाने थे, तो कंपनी ने अपने जो ट्रेड परमिट होता है ना, जिनको कंट्री ट्रेड कहते हैं, उनको सबके यूज के लिए फ्रीली अवेलेबल करा दिया, फुल पासेस जैसे अवेलेबल करा दिया कि अब हमें पैसे दो, हम आपको ये लाइसेंस इश्यू करेंगे और आप जाके फ्री में ट्रेड करो। इंटेंशन ये था कि जितना ज्यादा ट्रेड होगा उतना ज्यादा पैसा आएगा, ठीक है। तो अब इन्होंने ट्रेड सबसे ज्यादा मिसयूज कहाँ पे किया? चाइना में। तो चाइना में इंडिया का ओपियम बार बार ये लोग वहां पे आदत बना दी चाइनीज लोगों की, उनको बहुत ज्यादा ओपियम डंप किया गया, उनसे बहुत ज्यादा पैसे लिए गए। तो कंपनी को तो बहुत फायदा हुआ लेकिन चाइना को नुकसान हुआ। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोविजन ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1793 चाइना में ओपियम वॉर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आते हैं अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, थोड़ा अलर्ट हो जाइए, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब अच्छा, चार्टर अब 20 साल के लिए कंपनी को मोनोपोली दे दी गई थी लास्ट एक्ट से, ठीक है। 20 साल तक कंपनी ने बहुत एंजॉय किया। तो आप बताओ कि जो आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, क्या उनको अच्छा लगेगा कि किसी एक नेशन कंपनी के पास सारी मोनोपोली है इतने बड़े इंडिया के ऊपर? ऑफ कोर्स नहीं लगेगा, तो वो एजिटेट करेंगे। तो एक पूरा यूरोपियन सेंटिमेंट बन गया था अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ओवर इंडिया, ठीक है। तो वहां पे बहुत एजिटेशन हुआ, बहुत रिजेंटमेंट हुआ। नेपोलियन ने अपनी कॉन्टिनेंटल पॉलिसी, कॉन्टिनेंटल सिस्टम लॉन्च कर दिया, जिसके अंडर उन्होंने बोला कि अगर कोई भी कंपनी कोई भी मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस करती है तो वो कंपनी जिस भी नेशन के अंडर आ रही है उसके लिए सारे पोर्ट्स हमारे बंद हो जाएंगे। तो वो कंट्रोल करते थे ना स्पेन, पोर्टुगल, इटली वगैरह को, तो उन्होंने सीधे सारे अपने गेट्स बंद कर दिए। उन्होंने बोला कि अब आपको हम ट्रेड ही नहीं करते हैं यहाँ से। दूसरी चीज कि वहां पे पूरे यूरोप में उस टाइम पे एक लैज़ी फेयर की का सेंटिमेंट था, विच मीन्स कि दे ऑल वांटेड फेयर इकोनॉमी, दे ऑल वांटेड फ्री एंड फेयर इकोनॉमी। तो उसको परस्यू करने के लिए काफी रिजेंटमेंट आया कंपनी के लिए, कंपनी की मोनोपोली के लिए। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच कंपनी और मोर ओवर ब्रिटेन डर गया कि अगर हमने अभी कंपनी की मोनोपोली नहीं हटाई ना तो ये सीधे नेपोलियन करेगा हम पे अटैक। एंड नेपोलियन से सब डरते थे। तो इन्होंने क्या किया, चार्टर एक्ट 1813 पास किया, जिसमें दे एंडेड कंपनीज मोनोपोली, सब में बंद कर दी एक्सेप्ट फॉर चाय एंड चाइना, क्योंकि चाय एंड चाइना, टी एंड चाइना हाईली प्रॉफिटेबल, बहुत रेवेन्यू जनरेट करते थे कंट्री के लिए। तो इसीलिए कंपनी का सारा मोनोपोली बंद किया, लेकिन चाय और चाइना में रहने दिया। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ भी चुका है, थोड़ा अलर्ट रहिए इस एक्ट के लिए, मैं इसीलिए कह रही हूँ। फिर इसके बाद कंपनी की प्रिविलेजेस अगेन 20 साल के लिए और बढ़ा दिए गए कि ठीक है 20 साल तक तुम जितना कमा सको तुम कमाओ, और एक हिंट भी दे दिया गया कंपनी को कि अब हम तुमको भगाने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। फाइनली ये भगाने का जब उन्होंने एक्शन लिया तो उन्होंने काफी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रांगली कहा कि नाउ वी आर इम्पोजिंग आवर सोवरेनिटी, कि क्राउन की सोवरेनिटी अब हम डिक्लेयर कर रहे हैं। अब ऑफिशियली इन्होंने 1813 में ही डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन जब तक कंपनी जाएगी नहीं तब तक हम नहीं मान सकते ना कि पूरी तरीके से इनकी सोवरेनिटी है। तो इसीलिए 1858 में हम कंसिडर करते हैं कि देयर वाज फुल फ्लेजेड क्राउन सोवरेनिटी। 13 तक उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि नाउ वी नीड अ हायर सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सिर्फ बंगाल का गवर्नर हमें रिपोर्ट कर रहा है ये काफी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अब कोई भी प्रोविंस कोई भी रेगुलेशन बनाती है इंडिया में, चाहे वो बंगाल बना रही है, बॉम्बे बना रही है, मद्रास बना रही है, कोई भी, everything needs to be reported to British Parliament. So a strong sense of accountability was put in force. मतलब अब आप ये पैटर्न देख रहे हो कि यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत डोमिनेंट होना स्टार्ट हो गई है और कंपनी को बाहर निकालने के पूरे प्लान में। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन इस एक्ट का, ध्यान से सुनो, दिस वाज द फर्स्ट एफर्ट टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू प्रमोट एजुकेशन इन इंडिया। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, हर साल 1 लाख
इंडिया में देने का फैसला किया था। अब ये वाला जो पैसा था इट वाज हाईली अंडर यूटिलाइज, क्योंकि ना एजुकेशन का इतना सेंस था, ना इंडियन कल्चर इतना ओपन था वेस्टर्न साइंसेस को लेके, तो इस वजह से बहुत सारा यूटिलाइजेशन इस पैसे का नहीं हो पाया, ये भी करप्शन की लेन में चला जा रहा था। बट देयर वर एसेंशियली टू कॉलेजेस जो स्टैब्लिश हुए थे इसी पैसे की मदद से। सो देयर वाज योर हिंदू कॉलेज एंड देयर वाज योर वेदांता कॉलेज। दे वर एस्टैब्लिश्ड बाय यूटिलाइजिंग दिस मनी दैट वाज ग्रांटेड। सो नाउ आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि कौन से सोशल रिफॉर्मर थे हु इज बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ हिंदू कॉलेज एंड वेदांता कॉलेज? राजा राम मोहन रॉय। वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो अब यहाँ पे हमने एजुकेशन का भी प्रोविजन देख लिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस एक्ट इज रिस्पॉन्सिबल for the incursion of Christian missionaries in India, because they were allowed to settle and they were allowed to freely practice their religion. As a result, Christian missionaries, all of them, flooded over India. They particularly tried to establish themselves in the tribal regions, और वहां पे ये फोर्स्ड कन्वर्जन कराने लग गए, जिसकी वजह से बैप्टाइजेशन हो गया। बैप्टाइजेशन यानी कि उन्होंने सबको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराना स्टार्ट किया थ्रू फोर्सेस ऑफ कोर्स। और इसी की वजह से हम बाद में देखेंगे कि लेटर इन द 1800s के 1850s के बाद से आप देखोगे कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। व्हाई? बिकॉज लोगों का इतना कन्वर्जन हो गया था कि नाउ सोशल रिफॉर्मर्स फेल्ट द नीड कि लोगों को हिंदुइज्म में वापस लेके आओ। तो इसीलिए वी हैव रिवाइवलिस्ट मूवमेंट लाइक आर्य समाज, वेयर दयानंद सरस्वती विल से कि गो बैक टू वेदास, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सब कैसे स्टार्ट हुआ? बिकॉज क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू सेटल थ्रू द एक्ट ऑफ 1813। तो इसका रीजन हमने पढ़ लिया, क्या मेन प्रोविजन थे हमने पढ़ लिया, एजुकेशन के लिए इसका इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, और हमने क्रिश्चियन मिशनरीज वाला पॉइंट पढ़ा। Coming to next act, this is another very important act and final step towards centralization, Act of 1833. Now how do you remember this? देखो 33 में कैसे 3 होता है, 3 एक उल्टा सी जैसा नहीं लगता है, तो आप देखोगे इसमें ऐसे, मतलब दिस इज हाउ आई हैव रिमेम्बर्ड कि आप ऐसे सी से याद रख लो इसको, कि ये भी सेंट्रलाइजेशन का लास्ट एफर्ट होगा। और लास्ट एफर्ट मतलब कि फाइनली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विल बी गिवन मोस्ट ऑफ द पावर्स एंड ही विल बी एम्पावर्ड टू बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे क्या होगा, एक स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ। और दूसरी चीज, अब जो लॉ मेकिंग का प्रोसेस होगा ऑफिशियली वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल करेगी। सो नाउ एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल नॉट ओनली बी हैविंग रेवेन्यू पावर, सिविल पावर एंड मिलिट्री पावर, जो कि उसको पहले से मिल गई थी 1773 में, बट नाउ इट विल आल्सो बी हैविंग लेजिस्लेटिव पावर्स, लॉ मेकिंग भी यही करेगा। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी मोनोपोलिस्टिक जो भी उसकी प्रिविलेजेस थे सारे रिप ऑफ कर लिए जाते हैं, सारे ले लिए जाते हैं। उनको बोला जाता है आपका चाय और चाइना वाइना सब खत्म, अब आपको सिर्फ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जैसे फंक्शन करना है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ और जो भी बनाते जा रहे हो वो हमको यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को रिपोर्ट करते रहे, और फिर हम आपको वहां से बताएंगे कि हम आपको वहां से करी आएंगे कि आप क्या सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो। मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा सबऑर्डिनेशन में डाल दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी समझ गई कि अब हम यहाँ से छुट्टी होने वाले हमारी बहुत जल्दी। अब छुट्टी करने का एक और तरीका इन्होंने ये बताया कि अच्छा वो तो चलो बाद में, अभी यहाँ पे ये हुआ कि एक होलसेल कोलोनाइजेशन कर दिया गया। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्विंस हो गई कि अब सारी पावर्स गवर्नमेंट के हाथ में आने वाली है, ईस्ट इंडिया कंपनी जाने वाली है, तो दे थॉट कि व्हाई नॉट एज वेल मेक इंडिया आवर ओन मदरलैंड, मतलब हमारी जैसे ही बना लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इंडिया में जितनी भी इमिग्रेशन और प्रॉपर्टी एक्विजिशन थी सबसे सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए ताकि लोग आराम से जाके वहां पे सेटल हो जाएं। इस वजह से काफी सारे जो ब्रिटिश होते हैं वो जाके ब्रिटिश नेशनल्स इंडिया में जाके सेटल होने लगता है, इसीलिए इसका होलसेल कोलोनाइजेशन कर दिया गया। प्लस अगर आप देखो कि विद इन इंडिया ऑल्सो जो भी इमिग्रेशन हो रहा था उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए थे, सो नाउ एनीबडी कुड सेटल डाउन एनीवेयर। ठीक है, एंड दिस वाज स्पेशली विद रिगार्ड्स टू द ब्रिटिश नेशनल्स। तो यहाँ से होलसेल कोलोनाइजेशन होता है, यहाँ से होलसेल सेंट्रलाइजेशन होता है, ईसीआई की सारी मोनोपोलिस्टिक या फिर सारी कमर्शियल पावर्स ले ली जाती है, इट इज ओनली मेड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। और ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्योंकि ये बात समझ में आ गया था कि मेन इशू है सिविल सर्वेंट्स, एंड सिविल सर्वेंट्स इतने करप्ट इसलिए हैं बिकॉज दे आर नॉट रिक्रूटेड थ्रू फेयर मीन्स, या तो फेवरेटिज्म से आए या तो नेपोटिज्म से आए या घूस देके आए। तो ऑफकोर्स जब कंपनी में काम करेंगे तो भी वैसे ही काम करेंगे, घूस लेके ही काम करेंगे। तो उन्होंने बोला कि देयर शुड बी अ फेयर सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट इन प्लेस।
तो यहाँ से स्टार्ट होता है पहली बार कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि वी विल ट्राई टू अटेम्प्ट कि हम एक ओपन कंपटीशन ला पाए सो दैट इंडियंस या जो भी नेशनल्स हैं मेरिट के बेसिस पे सेलेक्ट हो, ना कि फेवरेटिज्म के बेसिस पे। तो यहाँ पे उन्होंने करने की कोशिश करी, पर क्या ये फ्रुक्टिफाई होगा, क्या ये एक्चुअलाइज हो पाएगा? नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी स्टिल हैज सम पावर, दो कमर्शियल पावर नहीं है बट एडमिनिस्ट्रेटिव तो अभी भी है। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो सीधे सीधे इसको बोलेंगे कि इस एक्ट को, इस प्रोविजन को हटाओ, हम नहीं मानेंगे, हमें तो एकदम करप्ट लोग चाहिए, नहीं तो हम तो क्या ही कमा पाएंगे। तो इस वजह से ओपन कंपटीशन यहाँ पे पहली बार अप्रोच किया जाता है बट अडॉप्ट नहीं किया जाता। अडॉप्ट हम नेक्स्ट वाले एक्ट में करेंगे, ठीक है। Now this act is also responsible for abolishing slavery. Now abolishing slavery इस साल नहीं हो पाया, 10 साल बाद हुआ। इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये 1893 नहीं है, 43 है। So 1843 is the year when slavery was abolished, and but the first intention, the first provision towards abolishing slavery was through this particular act. Then अब देखो, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाया जा रहा है, तो हमें एक्सपर्टीज भी तो चाहिए, कोई ऐसा इंसान भी तो चाहिए जिसको लॉ मेकिंग आती हो। तो इसीलिए फॉर द फर्स्ट टाइम अ लॉ मेंबर वाज अपॉइंटेड, ऑल्दो ऑन एड हॉक बेसिस, टू द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये सारी चीजें होती है। अब अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि इससे पहले के जितने भी एक्ट्स रहते हैं, इसके पहले की जितने भी रेगुलेशंस होते हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर आप कहो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना रही है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, बट उसके पास लीगल अथॉरिटी नहीं थी अभी तक बनाने की, कोई भी लेजिस्लेशन बनाने की। इसके पहले के जितने भी एक्ट इसीलिए हैं उनको रेगुलेशंस कहा जाता है। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसमें फाइनली इसको एक लीगली लेजिस्लेटिव बॉडी बना दिया गया है, इसके बाद से जितने भी एक्ट्स बनाएगा या जितने रेगुलेशंस बनाएगा उसको एक्ट मतलब कहा जाएगा, ठीक है। सो क्लियर ऑन दैट कि इससे पहले रेगुलेशंस था, इसके बाद एक्ट कहलाएगा सारा कुछ, ठीक है। सो वी हैव बेसिकली डन ऑल द सेंट्रलाइजेशन। नाउ इस एक्ट से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि कंपनी की पूरी बहुत बुरी हालत हो चुकी है और ब्रिटिश गवर्नमेंट काफी अच्छी पोजीशन पे आ चुका है। अब फाइनली दूसरा एक्ट देखते हैं, 53 का। अब 53 के एक्ट में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने आप को सीधे एकदम से एम्पावर करेगा और ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी की टांग तोड़ देगा। तो अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलेगा कि देखो, अभी तक तो हम आपको 20-20 साल का प्रिविलेज देते जाते थे, एक्सटेंशन देते जाते थे, लेकिन अब आपको क्योंकि समझ में आ ही रहा है कि हम आपको भगाने वाले हैं, तो हम आपसे सीधे सीधे ऐसे प्यार से बोल देते हैं कि आपका जो टर्म है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई इनसे पूछने के लिए कि आप कितने टाइम के लिए बढ़ाओगे, हम कब तक रहे यहाँ पे। तो अब ये कंपनी कहेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट कहेगी कि आपको जब तक रहना है तब तक रहो। तो बोलेगी कि यू कैन नाउ रिसाइड इन इंडिया इनडेफिनेटली। इनडायरेक्टली इट मीन्स कि जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहे अब तभी उनको बर्खास्त कर सकती है, क्योंकि उनके पास कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। डू गेट दैट? तो यहाँ से ये जो एक्ट है, it becomes monumental in the eviction of East India Company because it gives the provision कि now company's term will be extended indefinitely, that is there is no security of tenure, ठीक है। Now through this act also जो आपका British government है, it will try to empower the law making, it will try to strengthen the executive council also। तो यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है। व्हाई? बिकॉज यहाँ से इनको गवर्नेंस पे इनका फोकस ज्यादा जा रहा है कि अब जो बॉडी एडमिनिस्टर कर रही है उसको अब बेहतर कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पे इनको ये समझ में आया कि जो लास्ट प्रोविजन था, 33 का प्रोविजन था, इसमें गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ये ओवर बर्डन हो चुके हैं, इसको सिविल चीजें भी संभाल ली, एग्जीक्यूटिव भी संभाल ली, लेजिस्लेटिव भी संभाल लिया। तो दे अंडरस्टूड कि अगेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज टेकिंग place and also they are getting overburdened. So there was a need realized that we should be separating executive functions of the executive council with the legislative functions. So now जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसके फंक्शंस को ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन व्हिच विल बी टेकन केयर बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड द लॉ मेकिंग फंक्शंस। तो इसके लिए एक नई बॉडी बनाई जाती है which will be acting as a mini parliament. Why? Because सिर्फ 12 members थे इसमें, वो भी 6 नए ऐड हुए थे, पहले से जो 6 थे वो तो पहले से ही थे और 6 नए ऐड हुए। तो एक मिनी पार्लियामेंट जैसी बॉडी बनी जिसका नाम था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन से एक्ट से बनती है?
तो ये बन गई थी 1853, मतलब 58 से पहले ही एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई थी। 58 के बाद इसको एक फुल फ्लेजेड पार्लियामेंट का रोल दे दिया जाएगा, पोर्टफोलियो सिस्टम लॉन्च कर दिया जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट कमिंग बैक टू दिस एक्ट, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इट वाज मेड अप ऑफ 6 old members and 6 new members, और for the first time local representation was allowed in the central legislative council. Why? ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कन्विंस्ड कि अब हमें एडमिनिस्ट्रेशन पे ही ध्यान देना है, तो फिर उन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन बिना इंडियन रिप्रेजेंटेशन के नहीं हो सकता, उनको ज्यादा बेटर आइडिया इंडियन सब्जेक्ट्स का। तो इसीलिए पहली बार उन्होंने, मतलब जो 6 मेंबर्स थे, 6 नए ऐड हुए, उनमें से 4 जो मेंबर्स थे वो लोकल गवर्नमेंट से लिए। क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ आता है, इसीलिए वी कैन से कि डिसेंट्रलाइजेशन इन वन वे और द अदर स्टार्टेड विद दिस एक्ट। तो कौन कौन से लोग थे? एक तो आपके मद्रास प्रेसिडेंसी से एक रिप्रेजेंटेशन आया, बॉम्बे से आया, बंगाल से आया, तो ये 3 तो प्रेसिडेंसी आपको याद रहेगा। चौथा आगरा से आया, वो आपको स्पेसिफिकली याद रखना है, ठीक है। ऑल्सो जो लॉ मेंबर पहले एडहॉक बेसिस पे अपॉइंटेड थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, अब वो परमानेंट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ऑल्सो बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उसकी स्ट्रेंथ भी डिक्रीज कर दी गई, उनसे पावर ले लिए गए, उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं दिया गया, मतलब एकदम भिखमंगा बना दिया उनको। उनका एक होल्ड था, स्ट्रॉन्ग होल्ड था सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट की तरफ, कि एक फेयर मेरिट सिस्टम नहीं होना चाहिए, उसको भी दखल कर दिया गया, और फाइनली ओपन कंपटीशन सिस्टम को लॉन्च कर दिया गया। तो इसके लिए जो कमेटी बाद में बनी, दैट वाज मैकॉले कमेटी ऑफ 1854, and this launched open competition system in India, and the first ever person to crack civil services examination was, please name him guys. मैम सारे लोग म्यूट है। हाँ तो राइट इट डाउन ना, टाइप कर दो। Rupendranath Tagore. ओके, सो आफ्टर दैट वेरी गुड। तो ये जो एक्ट आता है आपका, ये लास्ट है चार्टर्स एक्ट में। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक इवेंट हो जाता है, रिवोल्ट ऑफ 1857। नाउ बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश गवर्नमेंट इज कन्विंस्ड कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी और एक गवर्नर जनरल काउंसिल से कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ये इतनी बुरी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि रिवोल्ट हो रहा है। तो उनसे सारी, उनको तो एक बहाना ही चाहिए था कि बस एक बहाना मिले और इन लोग को हटाएं। तो उनको वो बहाना मिल गया 1857 से, एंड फाइनली जो कंपनी की सारी पावर्स थी वो हटा दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट कंप्लीटली अबॉलिश्ड बाय द एक्ट ऑफ 1858, एंड नाउ फ्रॉम हियर ऑन क्राउन रूल बिगिंस इन इंडिया, ठीक है। नाउ दिस वाज कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। ऐसा पूछा जा सकता है कि विच ऑफ दीज एक्ट्स आर कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। क्यों एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस? देखो, इट इज ऑलवेज बेटर टू बी रूल्ड बाय एन इलेक्टेड बॉडी, भले वो इलेक्टेड बॉडी आपकी खुद की कंट्री के द्वारा इलेक्टेड ना हो, but it is still better to be governed by an elected body such as British Parliament than to be elected by a company, than to be regulated by a company। तो कंपनी तो बिल्कुल ही प्रॉफिट मोटिव से ड्रिवन होती है, एटलीस्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट किसी को तो रिस्पॉन्सिबल होगी। तो बिकॉज यहाँ पे सीधी सीधी सारा पावर क्राउन रूल के पास जाता है, hence it is considered as act of good governance। Okay, now why this act was promulgated in first place? Because this was a response to the Sepoy Mutiny of 1857। इसमें क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पावर्स ले ली जाती है, अबॉलिश कर दिया जाता है। एवरी बॉडी दैट वाज मेड विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट इंडिया कंपनी विल आल्सो बी अबॉलिश्ड। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल पहले हमने देखा बना था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे हमारे, इन सबको अबॉलिश कर दिया जाएगा। तो इवेंचुअली जो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम था विच वाज देयर फ्रॉम पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसको अबॉलिश कर दिया जाता है और नए ऑफिस बनते हैं। तो नया ऑफिस कौन सा बनेगा? सी, you will now be requiring somebody who is a representative of Queen in India। तो वो पर्सन कौन था? वाइसरॉय। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्वीन का रूल आ गया है इंडिया में, ठीक है। तो क्वीन तो खुद तो आई नहीं इंडिया में रूल करने, तो वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी। सो द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन इन इंडिया वाज वाइसरॉय, ठीक है। वाइसरॉय की पावर्स बिल्कुल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पावर्स से सेम ही थे, बट ऑफ कोर्स द प्रेस्टीज वाज मोर बिकॉज ही वाज अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। Again, we will also be needing somebody from India, a representative from India, to be there in the British Parliament। तो इसीलिए एक नया ऑफिस क्रिएट हुआ जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को आसान भाषा में आप समझो कि देयर इज अ मिनिस्टर ऑफ इंडिया विच इज सिटिंग, ही इज नॉट एन इंडियन,
he is an elected person, elected member of parliament, functioning in British parliament, but he is there to represent the concerns of India. Now अब ये मिनिस्टर है, इनके पास एक्सपर्टीज नहीं होती, तो इनके पास बहुत सारे एडवाइजर्स अपॉइंट किए जाएंगे. So him along with his advisors will form the Council of India, and Council of India is the highest decision making authority from now on. ठीक है, तो ब्रॉडली अगर मैं पूरा स्ट्रक्चर समझाऊं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद से आ गया, तो नीचे का फ्लो चार्ट आप देखो. इंडिया विल नाउ बी गवर्न्ड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी. हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हर मैजेस्टी? द वाइसरॉय. And they will all be governed by a representative of India who's sitting in British Parliament, and his name is Secretary of State. And who was the first Secretary of State, guys? First Viceroy and first Secretary of State? William. William? Stanley. William Bentinck. First हाँ. Viceroy is Lord Lord Canning. Canning Lord and Canning. Charles Wood. हाँ, Lord Canning, and Lord Canning was the first Viceroy and Stanley was the first Secretary of State. ठीक है, तो आपकी ये दो बॉडीज बनाई गई, बाकी सारी बॉडीज से पहले वाली अबॉलिश कर दी गई. Crown rule was in place. Now this act got appreciated because it improved the administrative machinery. ठीक है, it brought a better governance in India. But again issue यही था कि कोई इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था जिस तरीके से गवर्न किया जा रहा था. वही मैल प्रैक्टिसेस, वही एक्सप्लॉइटेशन, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन. So as a result of which reforms were again needed. तो अब आता है नेक्स्ट एक्ट. मेन रिफॉर्म जो हमें चाहिए था वो इस सेंस में था कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी, द काउंसिल्स हु वर इन प्लेस, दे नीडेड टू बी स्ट्रक्चर्ड in order to have a better sense of responsibility. इसीलिए पहली बार इंडिया में पोर्टफोलियो सिस्टम लॉन्च होता है बाय इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861. सो काउंसिल्स को रिफॉर्म करने के लिए जो दो एक्ट आते हैं ना, उनको काउंसिल एक्ट कहते हैं. तो इससे थोड़ा सा समझ जाना कि काउंसिल में कुछ ना कुछ करेंगे. सो दे विल इंट्रोड्यूस पोर्टफोलियो सिस्टम इन पार्लियामेंट. मतलब एक रेलवे मिनिस्टर, एक फाइनेंस मिनिस्टर, एक होम मिनिस्टर, एक कोई मिनिस्टर, सिविल एविएशन एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, तो पोर्टफोलियो हो गया, सबके पास डिविजन ऑफ पावर हो गया, सबके पास अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शन हो गई. अब इसके बाद आते हैं कि दे ऑल्सो फेल्ट द नीड कि देयर शुड बी इंडियंस इन द वाइसरॉय काउंसिल फॉर बेटर एक्सपर्टीज. जैसे एक लॉ मिनिस्टर, एक लॉ मेंबर लाए गए थे ना पहले, ये बोल के कि अगर आपको लेजिस्लेटिव बॉडी बनानी है तो एक लॉ मेंबर होना चाहिए, आपको लीगल एक्सपर्टीज देगा. ऐसी इंडियन मेंबर भी तो होने चाहिए ना, ताकि वो आपको इंडियन पर्सपेक्टिव का बेटर आइडिया दे. तो इसीलिए फॉर द फर्स्ट टाइम representative institutions were made, representative with respect to India. तो इंडियन रिप्रेजेंटेशन आई. इसमें क्या हुआ कि वाइसरॉय ने अपनी काउंसिल में कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया, एंड दोस नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वर राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव. तो सर दिनकर राव को स्पेसिफिकली आपको याद रखना है. ठीक है, अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे ये लोग. तो नॉन ऑफिशियल और ऑफिशियल मेंबर्स में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, एनीवे मैं बता देती हूँ, नहीं तो सेशन बहुत लंबा चला जाएगा. नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऐसे लोग हैं जो कि काउंसिल में इलेक्टेड हैं, बट दे वर नॉट प्राइमरीली वर्किंग एज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट का कभी पार्ट नहीं थे. दे वर आइदर स्टेट्समैन, दे वर आइदर राजा महाराजा और सम पॉलिटिकल पर्सनालिटी. दे वर इन्फ्लुएंशियल एंड हेंस दे वर nominated into the Viceroy Council or into the Legislative Council, but they were not appointed by the virtue of them being a part of British government. ठीक है, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्ट है उनको ऑफिशियल मेंबर्स बोलेंगे, जो उसका पार्ट नहीं है फिर भी काउंसिल में है उनको नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बोलेंगे. सो आई होप वी आर क्लियर ऑन दिस. इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट एक और चीज स्टार्ट करता है जिसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेचर. तो जो पहले सारी पावर्स प्रेसिडेंसी की थी, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की थी, वो सारी पहले बंगाल की तरफ चली गई थी, बंगाल को दे दी गई थी सेंट्रलाइजेशन एफर्ट्स के दौरान. अब जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो इनको इनकी पावर वापस मिल जाएगी. ठीक है, नॉट ओनली द प्रेसिडेंसीज विल बी गेटिंग द लेजिस्लेटिव पावर, बट ऑल्सो अदर प्रोविंसेस जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब, इनकी भी अपनी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बन जाएगी. बट ऑफ कोर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट अचानक से तो इतनी दरिया दिल नहीं हो जाएगी ना कि डिसेंट्रलाइज कर दे, ऑटोनॉमी दे दे, ताकि फिर वो सेक्शनिस्ट हो जाए, रिवोल्ट कर दे और फिर बाहर निकल जाए इंडिया से. ये तो वो नहीं चाहेगी. तो काफी सीडो पावर दी गई थी, खुश करने के लिए ये सब बोल दिया था कि ठीक है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे, बट अल्टीमेट पावर वाइसरॉय के पास ही थी. कैसे? क्योंकि वाइसरॉय के पास ना इमरजेंसी पावर्स आ जाती हैं.
तो इमरजेंसी पावर सबसे पहले वाइसरॉय के पास कौन से एक्ट से आती है? काउंसिल्स एक्ट। और यहाँ पे ये प्रोविजन रहता है कि he can issue ordinances during the time of emergency without the permission of legislative council. So this is how only pseudo decentralization was made. ठीक है। फिर इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट प्रोविजन, जब आप पार्लियामेंट को रिफॉर्म करने की कोशिश करोगे, पोर्टफोलियो सिस्टम होना अकेली इज नॉट द ओनली इनफ thing. You also need to have a proper budget in place. So a budget was also introduced through Indian Councils Act. ठीक है। बजट का देखते हैं थोड़ा सा एवोल्यूशन। 1860 में जेम्स विल्सन जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने सबसे पहली बार इंडिया का बजट प्रेजेंट किया पार्लियामेंट में। बट ऑफ कोर्स उस टाइम पे बजट में डेलिबरेशंस अलाउड नहीं थे। आप एक दूसरे से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, गवर्नमेंट वाज नॉट अकाउंटेबल टू यू, वोटिंग नहीं हो सकती थी। तो वो धीमे धीमे ग्रेजुअली आता है। तो जब कांग्रेस आती है, कांग्रेस एक डिमांड पुट अप करती है कि एटलीस्ट डेलिबरेशन तो होने चाहिए बजट में। तो उससे 1892 के एक्ट में ये बदलाव आता है कि बजट में पहली बार डिस्कशंस अलाउड होता है। ठीक है। फिर 1909 का जो एक्ट आएगा, वहां से सबसे पहली बार बजट्स में वोटिंग स्टार्ट होगी। एंड 1921 में जो बजट है वो सेपरेट कर दिए जाएंगे। जनरल बजट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम रेलवे बजट। तो ये बजट की क्रोनोलॉजी है कि कैसे ये इवॉल्व हुआ। इसके बाद आता है 1892 का एक्ट। Now this is very monumental with respect to the impact made by Indian National Congress. आप देखोगे पिछले और अब एक्ट में जो एक डिफरेंस है वो है establishment of Indian National Congress in the year 1885. अब उसके जो लीडर्स थे, they pressed a lot on British government कि make your institutions representative. ऐसा नहीं होगा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 2-3 इंडियंस बैठा के आप बोलो कि आप बहुत रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी परस्यू कर रहे हो। तो उन्होंने बोला और डालो, और इंडियंस को रखो। तो अभी तक तो क्या हो रहा था, क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स को रखना था, तो उसके लिए कोई वोटिंग या कोई इलेक्शन की जरूरत थोड़ी है 3 लोगों को लाने के लिए। 3 लोगों का तो नाम ही उसने सुन लिया वाइसरॉय ने, और उसको जो भी उसने अक्कर बक्कर बम्बे वो खेला, उसको जो 3 पसंद आ गया उसने रख लिया। बट नाउ व्हेन इंडियन कांग्रेस प्रेस्ड कि आप रिप्रेजेंटेशन को एनलार्ज करो, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बढ़ाओ, तो इससे फिर ये एक्ट आता है 1892 का। इसमें सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल दोनों लेवल पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाती है। ठीक है। जब आप ये स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो ऑफ कोर्स अब जो वाइसरॉय है वो ये हेडेक नहीं ले सकता कि पहले 3 लोगों का इलेक्शन तो वो कर लेता था, खुद ही से नॉमिनेट करता था अक्कर बक्कर बम्बे वो खेल के। बट अब इतने 50 लोगों का कैसे करेगा? तो इसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस का प्रोविजन पहली बार इंडिया में स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं पार्शियल डेमोक्रेटाइजेशन। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होने का मतलब ये है कि नॉमिनेशन तो हेड ऑफ द हाउस ही करेगा उस हाउस के लिए, मेंबर्स के लिए, लेकिन वो किसी के रिकमेंडेशन पे करेगा। तो रिकमेंडेशन कौन करेगा ये आप फ्लो चार्ट में देखो। इन द केस ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, नॉमिनेशन वाइसरॉय करेगा और उसको रेकमेंड करेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। एंड इन द केस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो नॉमिनेशंस है वो गवर्नर करेगा, क्योंकि गवर्नर हेड है ना हाउस का। और वो किसकी रिकमेंडेशन पे करेगा? म्युनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के रिकमेंडेशन पे। क्लियर? तो ये एक्ट क्यों आया? बिकॉज ऑफ द प्रेसिंग डिमांड्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि इसके जस्ट थोड़े टाइम पहले आई थी। और इसने क्या किया? एनलार्ज द रिप्रेजेंटेशन। इतने सारे लोग को इलेक्ट करने के लिए nomination alone was not enough criteria, तो इसीलिए nominations were now done on the basis of recommendation, और इसी को कहते हैं provisions of indirect elections, जो कि पहली बार आते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट से। So please remember this. इसके बाद आता है another very very important act। अब काउंसिल वगैरह सब रिफॉर्म हो चुके हैं, अब सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएंगे सारे, और सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो now we will come to गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। This act is responsible for bringing communal politics in Indian scenario। ठीक है, इसने एक तरीके से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ऑफिशियली परस्यू करी थी। तो सबसे पहले तो टू बिगिन विद दिस एक्ट, इस एक्ट का नाम है मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स। इसको मॉडली मिंटो क्यों कहते हैं, इन केस एनीबडी डजंट नो, तो मॉडली वाज द नेम ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, वाज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, एंड देन मिंटो इज द नेम ऑफ योर वाइसरॉय, और इसीलिए इसका नाम मॉडली मिंटो रिफॉर्म था। और सिमिलरली ऐसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड में भी सेम पैटर्न फॉलो होता है। पीपल गेट कंफ्यूज, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो अब आते हैं कि इस एक्ट का मेन प्रोविजन ये था कि सी नाउ वी हैव सीन कि अ लॉट ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर एसेंशियली इंडियंस ही होते थे। ठीक है, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तादाद बढ़ गई है, सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल में भी। पर क्या ये सारे लोग एक जैसे ही हैं या ये रिप्रेजेंटेटिव भी हैं? तो नहीं, ये लोग सब एक जैसे थे।
मतलब या तो सारे के सारे पावरफुल लोगों को इलेक्ट कर दिया जाता था या सारे के सारे जमींदार को इलेक्ट कर दिया जाता था. तो नाउ a need was felt कि this representation, the number of non-official members that are there should be diversified in nature. तो इसीलिए इस एक्ट से प्रोविजन आता है जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाते हैं रिलीजन के आधार पे, स्टेटस के आधार पे, इकोनॉमी के आधार पे, एजुकेशन के आधार पे. तो सेपरेट इलेक्टोरेट किस किस को मिलेगा? मुस्लिम्स को मिलेगा, जमींदार को मिलेगा, प्रेसिडेंसीज को मिलेगा, यूनिवर्सिटीज को मिलेगा, एंड अलोंग साइड वाइसरॉय काउंसिल में जो पहले अभी तक तो सिर्फ एक ही इंडियन अपॉइंट हुआ था, सत्येंद्र नाथ सिन्हा. अब इसके बाद कहा जाएगा कि there should be more number of Indians, permanent number of Indians that should be there in Viceroy Council. तो इस तरीके से इस एक्ट ने जो इंडियन रिप्रेजेंटेशन है उसको डाइवर्सिफाई कर दिया. ठीक है. दूसरी चीज कि ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती ही जा रही थी साल दर साल. हर एक्ट के साथ जो नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर थे स्पेशली वो सेंट्रल प्रोविंशियल दोनों लेवल पे बढ़ते जा रहे थे. सो मच सो दैट दिस वाज द एक्ट व्हिच अलाउड फॉर द फर्स्ट टाइम टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. इसको आसान भाषा में बोलो तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर 60% से ज्यादा लोग इंडियंस हैं तो भी वो अलाउ कर दिया जाता था, पर सेंट्रल लेवल पे ये अभी भी अलाउड नहीं था. सेंट्रल लेवल पे ऑफिशियल मेजॉरिटी ही होनी चाहिए थी, पर प्रोविंशियल पे उन्होंने नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी अलाउ कर दी थी. क्लियर. Then next कि it also enlarged the deliberative functions of legislative council. इसका मतलब ये होता है कि जो बातचीत करने का राइट था, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने का, क्रॉस क्वेश्चन पूछने का, सरकार के सामने कोई बिल रेज करने का, ये सारे जो फंक्शंस थे ये अब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एनलार्ज हो गए थे. लोगों को बजट डिस्कस करने का मौका मिला, एक्ट्स पास करने का मौका मिला. जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उन्होंने एक्ट्स पास करवाने की कोशिश करी, रानाडे ने पास करवाने की कोशिश करी. इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ दिस एक्ट. ठीक है, कि इन्होंने ये सब चीजें परमिट करी, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू नॉन ऑफिशियल members of legislative councils. Of course, for the first time ever, Indians were allowed in the Indian as a permanent member were allowed in the executive council of viceroy. तो पहले जो इंडियन बनते हैं वो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और ये पहले लॉ मेंबर बनते हैं. ठीक है, he comes with the position of law. Now, जैसे मैंने आपको बताया कि this act is responsible for giving the communal undertone to Indian politics. तो इससे सबसे पहली बार कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट दिया मुस्लिम्स को. सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब क्या होता है कि जो नेता चुना जाएगा वो उसी के लोगों के द्वारा चुना जाएगा. जैसे अगर आपको एक मुस्लिम लीडर चूज करना है तो उसके लिए मुस्लिम पॉपुलेशन ही वोट करेगी, सिर्फ हिंदू पॉपुलेशन वोट नहीं करेगी. तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट सबसे पहले मुस्लिम्स को दिया गया और इस एक्ट के थ्रू दिया गया. और ये क्यों किया गया? इन ऑर्डर टू परस्यू द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ताकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक साथ ना हो जाए. ठीक है, तो इसीलिए आउट ऑफ डिमांड ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दिस वाज परस्यूड और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग खुश हो गई. ठीक है, बिकॉज इट वाज लॉर्ड मिंटो हु वाज द वाइसरॉय एट दैट टाइम. जब ये एक्ट आया इसलिए लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट. ठीक है, तो आई होप इतना ये क्लियर हो गया. इसके बाद दूसरे एक्ट पे आते हैं. ये अभी तक आपको क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है? विकास सर. मैम ये सोवरेनिटी ऑफ हेलो मैम मस्त चल रहा है, चलने दीजिए. मैम एक बारी आप कंप्लीट करा दो, उसके बाद डाउट दे लेंगे, नहीं तो फिर ये डाउट चलते रहेंगे और बीच में इंटरप्ट हो जाएगा, सेशन फ्लो टूट जाएगा. ठीक है, ओके. मुझे आप लोग 1 मिनट दीजिए, मुझे अपने लैपटॉप को कनेक्ट करना चाह रहे हैं. So now we will begin with a very very important act, Government of India Act 1919. अच्छा, इसमें बहुत सारे प्रोविजन है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसको मैंने कैसे याद किया था, मैं उसको आपको वैसे याद कराने की कोशिश करती हूँ. तो मैंने इसको ऐसे याद किया था, इट इज एक्ट ऑफ टूज. ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि हर एक चीज को दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. और इसको टू से कैसे याद रखेंगे कि इसमें देखो एक्ट में 1919 2 बार लिखा हुआ है ना, तो इसीलिए आप ऐसे याद कर लो कि दिस इज एक्ट ऑफ टू. यानी कि
जो आपका एग्जिस्टिंग काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको 2 हाउसेस में डिवाइड किया जाएगा, अपर हाउस, लोअर हाउस। एक का टेन्योर 3 साल, एक का टेन्योर 5 साल। और इसमें अपर हाउस जो था वो परमानेंट हाउस था। और इसीलिए बिकॉज यू आर डिवाइडिंग पार्लियामेंट इनटू 2 हाउसेस बाई कैमरलिज्म, इस प्रोसेस को बाई कैमरलिज्म कहते हैं ना। कैमरा मतलब कि 2 हाउस, मतलब हाउस, और बाय मतलब 2। तो बाई कैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑल्सो दिस वॉज द फर्स्ट एक्ट। अभी तक आप देख रहे हो कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे, ठीक है। आपने वी जस्ट सो कि जैसे जैसे नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे देयर इज अ नीड फेल्ट कि डायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए। ऑल्सो गवर्नमेंट ने क्या किया था, जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था और जब इंडियन सोल्जर्स को बहुत एक्सप्लॉइट किया था, रोलेट एक्ट प्रोमलगेट कर दिया था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 आ गया था, इंडियंस बहुत टॉर्चर हुए। इंडियंस ने एंड में डिमांड किया कि हमें क्या ही मिला इससे। तो गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, मोंटेगू का ये स्टेटमेंट आया था 1917 में कि हमारा असली ऑब्जेक्टिव तो आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देना है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी ऐसी गवर्नमेंट जो आपके ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल करे। तो बताओ आपके क्या ग्रीवेंस है। तो इनने बताया पहला ग्रीवेंस तो यही है कि जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोग बैठे हुए हैं वो हमारे द्वारा इलेक्टेड ही नहीं है, पता नहीं कौन कौन आके बैठा है। तो पहली चीज तो ये करो कि डायरेक्ट इलेक्शन चालू करो। तो गवर्नमेंट ने बोला, मोंटेगू ने बोला कि जैसा आप बोलो, जैसा आप हुक्म करो वही करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो डायरेक्ट इलेक्शन फाइनली स्टार्ट कर दो। डायरेक्ट इलेक्शन कब स्टार्ट होता है, जब ब्रिटिश काफी ऑप्रेस कर चुकी है, वर्ल्ड वॉर हो चुका है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आ चुका है, बहुत बुरी तरीके से खदेड़ दिया गया इंडियंस को, स्पेशली सोल्जर्स को। तब जाके फिर ये बोलेंगे कि नहीं हम आपकी तरफ कंपैशन दिखाएंगे, हम आपको डायरेक्ट इलेक्शंस दे देंगे। सो नॉट ओनली बाइकैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बट आल्सो डायरेक्ट इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि अभी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में सारे मेंबर्स इलेक्टेड ही आते थे, बट एटलीस्ट इट वाज मेड श्योर कि मेजॉरिटी जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स हो, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इलेक्शन करेगा कौन, तो इलेक्शन करने के लिए जो राइट ऑफ वोट था, ये जो फ्रेंचाइजी था, वो सबको नहीं मिला था, वो सिर्फ पावरफुल लोगों को मिला था। या तो उन लोगों को जो एजुकेटेड थे या जो अच्छा खासा टैक्स पे करते थे, जिनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। सो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, टैक्स एंड प्रॉपर्टी फ्रेंचाइजी वाज ग्रांटेड एंड दिस वाज लेस देन 2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये एक इशू भी था, लेकिन एटलीस्ट राइट टू वोट मिला तो किसी को। फिर जब फाइनली पॉलिसीज बनानी थी, तो पॉलिसीज किन सब्जेक्ट्स पे बनाया जाएगा उसको भी ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक सेंट्रल लिस्ट निकाली गई, एक प्रोविंशियल लिस्ट निकाली गई। सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल गवर्न करेगी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो प्रोविंशियल लिस्ट के सब्जेक्ट्स को गवर्न करेगी, ठीक है। अब एक और बहुत अच्छी चीज जो इसमें आती है उसको कहेंगे, मतलब अच्छी चीज तो ये नहीं थी, लेकिन चार्ल्स हायरार्की का प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट इनको करना था, तो सेंट्रल लेवल पे ना करने के बजाय प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी स्टार्ट करी। डायरकी का मतलब होता है हैविंग 2 अथॉरिटीज इन प्लेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी काफी बारी पूछ चुका है और आगे भी पूछ सकता है कि डायरकी एसेंशियली होता क्या है और डायरकी कौन से एक्ट से आई है। तो डायरकी में आप क्या देख रहे हो, डाई वर्ड आ रहा है, यानी कि दो अथॉरिटी है। और दो का डिवीजन हमने कौन से एक्ट के लिए पढ़ा हुआ है, 1919 के एक्ट के लिए। तो डायरकी ऐसे आप याद रख लेना कि प्रोविंसेस में कौन सा एक्ट से आया। अब डायरकी का मतलब क्या होता है, जिन सब्जेक्ट्स पे आपको गवर्न करना होता है ना, उसको इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट यानी कि ऐसे सब्जेक्ट जिन पे जो लॉज है वो गवर्नर ही एडमिनिस्टर करेंगे। गवर्नर इज द हेड ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इस पे लॉ बनाएगा। इसके लॉज जो है ये गवर्नर एडमिनिस्टर करेंगे और इन लॉज के लिए जो गवर्नर है ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फाइनली किसके पास जाती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। इसलिए गवर्निंग अथॉरिटी कौन हो गई फाइनली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑन दी अदर हैंड एक दूसरी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट बनते हैं जिनको रिजर्व सब्जेक्ट बोलेंगे। रिजर्व सब्जेक्ट भी गवर्नर ही एडमिनिस्टर करेंगे, पर इनके लिए ये जवाबदेह नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो यहाँ पे फाइनल अथॉरिटी कौन होगी, गवर्नर। तो बेसिकली प्रोविंशियल लेवल पे 2 टाइप की अथॉरिटी काम कर रही है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को फाइनली गवर्न करती है और एक आपके गवर्नर्स जो कि रिजर्व सब्जेक्ट को डायरेक्टली गवर्न करते हैं। तो आपको डायरकी क्लियर हुआ कि प्रोविंसेस में डायरकी का मतलब क्या होता है। डायरकी मतलब होता है कि 2 सब्जेक्ट होना और दोनों सब्जेक्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए 2 अलग अलग अथॉरिटी होना,
ठीक है, या कहें कि दो अलग अलग फाइनल अथॉरिटी होना। तो डायरकी इन प्रोविंसेस वाज पुट इन प्लेस बाय दिस एक्ट। सेकेंडली, एज उन्होंने कहा था कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है यही लाना हमारा उद्देश्य है। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और किस तरीके से लाई जा सकती है? बाय एक्सपैंडिंग द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय विद रिस्पेक्ट टू इंडियन रिप्रेजेंटेशन। तो पहले सिर्फ एक मेंबर परमानेंट होना चाहिए था इंडिया का, एक इंडियन मेंबर परमानेंट होना चाहिए था वाइसरॉय काउंसिल में, इससे पहले वाले एक्ट से। अब हम देखेंगे कि तीन, एटलीस्ट 8 में से एटलीस्ट 3 लोग जो होने चाहिए वो परमानेंटली इंडियन होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन उनका बढ़ जाता है। अब एक और चीज देखो, एक बार अगर आपने किसी कम्युनिटी को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया है, देन देयर इज नो गोइंग बैक। अब कोई और कम्युनिटी भी आपके पास आके बोल सकती है, एंड राइटफुली सो, कि यार उनको दिया तो हमें भी दो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो उस टाइम पे अब कभी भी मना नहीं कर पाएगी। तो अब आगे से हर एक्ट में आप कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन देखते ही चलोगे। तो दिस एक्ट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग सेपरेट इलेक्टोरेट टू एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, इंडो क्रिश्चियन, सिख कम्युनिटी एटसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाता है। फिर ये ट्रेड के लिए भी थोड़ी सी बात करती है कि अभी तक क्या हुआ था कि वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ट्रेड अफेयर्स वगैरह संभालती थी, अब कोई भी बॉडी नहीं बनी है उसके लिए। तो यहाँ पे फाइनली एक ट्रेड की एसोसिएटेड बॉडी अपॉइंट होती है, जो कि 6 साल के लिए अपॉइंट करी जाएगी, 6 साल में फिर चेंज कर दिया जाएगा। सो ही इज वर्किंग लाइक अ फॉरेन डिप्लोमेट ऑफ इंडिया। सो ही इज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया अपॉइंटेड इन लंदन, ठीक है। और इनका काम पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक नहीं था, इनका काम सिर्फ ट्रेड रिलेटेड काम था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा मत सोचना कि कोई डिप्लोमेट है, ठीक है। ये है डिप्लोमेट, लेकिन ये सिर्फ ट्रेड अफेयर्स को ही देखभाल करेंगे। नेक्स्ट, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट एक आया था कि दे एस्टैब्लिश्ड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस एक्ट की वजह से ही 1926 में जो यूपीएससी की पापा बॉडी है, विच इज सेंट्रल पीएससी, वो फॉर्म होती है, विच इवेंचुअली गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यूपीएससी लेटर, ठीक है। अब बिकॉज आई एम कॉलिंग दिस एक्ट ऑफ 2, मतलब इसमें जो बजट है वो भी 2 टाइप के बनेंगे, जैसे लिस्ट 2 टाइप की बनी। तो एक सेंट्रल बजट बनेगा, एक प्रोविंशियल बजट बनेगा। अब क्या होता है, कोई भी एक्ट जब प्रोमलगेट होता है तो उसमें कोई ना कोई इशू होता है। इन सब की देखभाल करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए, इंडियन लोगों की बातें पता करने के लिए एक एक्ट के द्वारा एक कमीशन अपॉइंट किया जाता है, जो कि इस पूरे एक्ट का रिव्यू करेगा 10 साल बाद, ताकि 10 साल बाद हम एक दूसरा एक्ट लें। तो एक स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट किया जाता है, और इसी कमीशन के जो हेड थे वो साइमन थे। तो वही कमीशन है आपका साइमन कमीशन, ठीक है। सो साइमन कमीशन क्यों आया था? टू रिव्यू द एक्ट ऑफ 1919, ठीक है, टू डू अवे विद द इनजस्टिस दैट वर कॉज्ड बाय 1919। और साइमन कमीशन ने ही बाद में कहा था कि डायरकी इन प्रोविंसेस इज सच अ बिग फेल कि इसको सीधे सीधे हटाओ, इसकी वजह से तो और कुछ नहीं हो पा रहा। तो इट वाज बिकॉज ऑफ साइमन कमीशन डायरकी फ्रॉम प्रोविंसेस विल बी रिमूव्ड from next year, that is from the next act of 1935, Government of India Act 1935, very important act। इस एक्ट का मेन एम ये था कि इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन देना। सो फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू गिव a constitution, a mini constitution to Indians, and this was through this act। तो ये एक्ट इतना ज्यादा लेंदी था कि इसमें, अच्छा, कुछ बुक्स में लिखा है कि इसमें 10 शेड्यूल थे, कुछ बुक्स में लिखा है इसमें 15 शेड्यूल थे, नेवरदलेस इसमें काफी शेड्यूल थे, ये आप ध्यान रखो। एंड इट हैड 321 सेक्शंस। तो ये काफी डिटेल्ड एक्ट था, ऑलमोस्ट लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्सो मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैव बीन डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट वी सी टुडे, ठीक है। सो इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना सिर्फ इंडिया को पहली बार एक नया कॉन्स्टिट्यूशन देने की कोशिश कर रही थी, मतलब ये वाला एक्ट ना सिर्फ पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन देने की कोशिश कर रहा था, बट ऑल्सो एक फेडरेशन बनाने की कोशिश कर रहा था। सो टुडे वी आर अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, बट बैक देन व्हाट दे वांटेड टू क्रिएट वाज एन ऑल इंडिया फेडरेशन, जहाँ पे सारे प्रोविंसेस और सारे प्रिंसली स्टेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके एक फेडरेशन का एक पार्ट बन जाए। बट क्या ये ड्रीम भी एक्चुअलाइज हो पाया? क्या कभी फेडरेशन बन पाया? तो नहीं, क्योंकि कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने इसमें ऑब्जेक्शन कर दिया, पॉलिटिकल पार्टीज ने इसमें ऑब्जेक्शन कर दिया, ये बोलते हुए कि ये फोर्सफुली फेडरेशन बनाया जा रहा है, यहाँ पे एक दूसरे से कंसेंट नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से, और ऑल्सो ये कह रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने बना दिया है, कि डेलिबरेशन से नहीं बना, कि इंडियंस ने नहीं बनाया। तो जो
कांग्रेस और बाकी सारी पार्टीज थी उन्होंने पूरी तरीके से ये एक्ट को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि इंस्टेड कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनाने दो। तो आप फोकस करो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने पे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दो, खुद बैठ के मत बनाओ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनली रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। और प्रोविजंस पे क्या आ जाते हैं, तो हम देख चुके हैं कि ऑलरेडी आपके पास सेंट्रल लिस्ट बन चुकी है, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट बन चुकी है, लेकिन एक और नीड फील करी गई इस एक्ट से कि तीसरी लिस्ट पे होनी चाहिए जिसमें दोनों की ओवरलैपिंग पावर्स हो, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट एक अलग बनाई गई विच विल बी टेकन केयर ऑफ बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट टुगेदर और द फेडरल यूनिट टुगेदर। तो 3 तरीके की लिस्ट बनेगी और ये बोला गया कि अगर कोई रेसिड्यूअरी पावर फिर भी रह जाता है, कोई ऐसी चीज जो कि इन तीनों लिस्ट के डोमेन में नहीं आ रहा है, तो दोज पावर्स, रेसिड्यूअरी पावर्स विल बी इन द हैंड ऑफ वाइसरॉय। दिस क्वेश्चन हैज आल्सो बीन आस्क्ड आई गेस इन द ईयर 2018 या 19 में पूछा गया था कि कौन रेसिड्यूअरी पावर को गवर्न करता था, तो वाइसरॉय या फिर आप बोलो उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इससे पहले भी रेसिड्यूअरी पावर्स ये लोग कंट्रोल करते थे। डायर की वो सच अ फेल, साइमन कमीशन ने आके बोला डायर की तो हटा दो प्रोविंसेस से, तो प्रोविंसेस से डायर की हटाई और उनको डायरेक्ट ऑटोनॉमी दी गई। अभी तक क्या हो रहा था कि गवर्नर कुछ केसेस में तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को अकाउंटेबल था, बट बाकी सारे केसेस में अकाउंटेबल नहीं था। तो व्हाट दे वांटेड वाज कि इंस्टेड एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ जानी चाहिए जहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं काउंसिल के वो सारे के सारे इलेक्शन से आने चाहिए, एज अ रिजल्ट ऑफ विच 1937 में इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस में आपके बहुत सारे लीडर्स आते हैं, बाद में फिर ये सब छोड़ भी देते हैं जब क्विट इंडिया मूवमेंट आता है तो। लेकिन 1937 में पहला ऐसा इलेक्शन होता है जिसकी वजह से फॉर द फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्सिबल एंड ऑटोनॉमस गवर्नमेंट गेट्स क्रिएटेड एट प्रोविंशियल लेवल, ठीक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्टैब्लिश हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस एक्ट का। नेक्स्ट, जो बाइकैमरलिज्म है वो अभी तक सेंट्रल लेवल पे था, सेंटर में आपने अपर हाउस लोअर हाउस बनाया था, बट नाउ इट गॉट फर्दर्ड अप इनटू योर प्रोविंशियल लेवल आल्सो। तो जो टोटल 11 प्रोविंसेस थे उसमें 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म स्टार्ट हो गया। अभी भी टोटल 7 स्टेट्स में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, पहले इस एक्ट से 6 प्रोविंसेस में स्टार्ट हो गया था। अगेन जैसे मैंने आपको बोला, सेपरेट इलेक्टोरेट एक बार स्टार्ट होगा तो फिर वो नहीं रुकेगा। तो 1935 में फिर से सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है डिप्रेस्ड क्लासेस को, विमेन को और लेबर्स को। तो यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे नहीं मिला है, यहाँ पे आपको स्टेटस के बेसिस पे मिला है सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। डायर की प्रोविंसेस से हटाई जाती है, बट फॉर सम रीजन कुछ पागलपन कि डायर की को सेंटर पे डाल दिया जाता है, लेकिन अगेन इसको भी कंसेंसस नहीं मिलेगा, इसलिए ये प्रोविजन भी फेल हो जाएगा। बट एटलीस्ट दिस एक्ट हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ट्राइड टू ब्रिंग डायर की टू सेंटर लेवल एंड इट ट्राइड टू अबॉलिश, इनफैक्ट ट्राई क्या अबॉलिश ही कर दिया था डायर की फ्रॉम स्टेट लेवल, ठीक है। अब जैसे जैसे आप देख रहे हो कि इलेक्शंस बढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस और रिप्रेजेंटेटिव होते जा रहे हैं, देयर इज अ नीड टू इंक्रीज फ्रेंचाइजी, जितने लोगों को राइट टू वोट मिल रहा है वो बढ़ना चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द पॉपुलेशन, इतने लोगों तक फ्रेंचाइजी एक्सटेंड कर दी गई। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स पे आते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आरबीआई एक्ट आता है 1934 का, विच क्रिएटेड आरबीआई इन द ईयर 1935। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि 35 से क्रिएट होती है। इनफैक्ट ये एक तरीके की ट्रिक भी होती है कहीं ना कहीं कि अगर बहुत सारे आपको लग रहा है कि कुछ अगर आपसे प्रोविजन पूछा गया और आपसे आपको ऑप्शन में पूछा है कि इसमें से कौन से एक्ट में ये प्रोविजन है, इट इज हाईली लाइकली कि वो 35 का एक्ट होगा। 35 में इतने सारे प्रोविजंस थे, ऑल्सो बहुत ही रेलिवेंट थे, जो अभी आज के डेट में भी इंडिया में अप्लाई होता है, ठीक है। तो दिस इज दैट इम्पोर्टेंट ऑफ एन एक्ट। फिर जुडिशरी लेवल पे देखिए तो जो फेडरल कोर्ट है वो स्टैब्लिश किया गया 1937 में, हाउएवर इट नेवर केम इनटू इफेक्ट क्योंकि फेडरेशन ही कभी इफेक्ट में नहीं आया। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देखें तो पहले से ही सेंट्रल पीएससी थी, लेकिन अब बोला गया कि उसको रिफॉर्म करते हैं, एक फेडरल पीएससी बनाते हैं, एक प्रोविंशियल पीएससी बनाते हैं और एक जॉइंट पीएससी बनाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोविजंस आए जिससे फाइनली दिस एक्ट वाज कंसिडर्ड एज अ माइलस्टोन टुवर्ड्स कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लेना कब स्टार्ट करी थी, डिक्लेयर कब किया था अपने आप को रिस्पॉन्सिबल, मोंटेगो स्टेटमेंट 1917 में, जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। फिर 1919 का एक्ट आता है जहां पे उन्होंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना स्टार्ट किया एंड फाइनली पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करी 35 के एक्ट से, ठीक है। ऑल्सो द रिकमेंडेशंस ऑफ साइमन कमीशन वाज यूटिलाइज्ड, डायरकी वाज अबॉलिश्ड फ्रॉम provinces, it was put up in
सेंट्रल लेवल, सो ऑन एंड सो। तो ये सारे एक्ट्स हो गए, और लास्ट एक्ट जो हमारा है वो है दैट पर्टिकुलर एक्ट व्हिच वाज derived from the Mountbatten Plan and it finally gave us independence। तो इसने डिक्लेयर कर दिया था कि ब्रिटिश रूल एंड हो जाएगा और दो डोमिनियंस क्रिएट किए जाएंगे, एक इंडिया का डोमिनियन, एक पाकिस्तान का। डोमिनियन क्यों बोल रहे हैं कि जो हेड ऑफ स्टेट है ना वो अभी भी वाइसरॉय होगा, तब तक वाइसरॉय रहेगा जब तक कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज अपॉइंट करी गई हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ना बना ले और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट प्लेस पे ना आ जाए। जब तक एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं आएगा तब तक आपका वाइसरॉय, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के जाने के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो किसी राजा गोपालाचारी पहले थे, करेक्ट, तो वो गवर्न करेंगे। और जैसे ही एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी वैसे ही ये सारा वाइसरॉय वगैरह का सिस्टम हट जाएगा और डोमिनियन इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज थी उनको ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पावर दी गई थी, बट ये भी कहा था कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक जितनी भी लेजिस्लेशन है, लॉज एंड रेगुलेशन है कंट्री के, वो सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही चलाएगी। ठीक है। और ऑफ कोर्स बिकॉज क्राउन का रूल खत्म कर दिया गया था, तो क्राउन से रिलेटेड जितने भी ऑफिसेस थे, जैसे देयर वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, देयर वाज योर वाइसरॉय, इन सबकी जो पावर्स है वो खत्म कर दी गई, ऑफिस भी खत्म कर दिए गए। एंड फाइनली जो प्रिंसली स्टेट्स थे, 526 princely states were there and they were told कि you can join either of the state through signing instrument of accessions। तो they were given choices कि किसी को भी ज्वाइन करो, इंडिपेंडेंट रहने का ऑप्शन था नहीं। और फिर हम देखें कि नॉमिनल हेड्स कौन थे, तो सेंट्रल लेवल पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था और स्टेट लेवल पे प्रोविंशियल गवर्नर्स थे। तो इस तरीके से इट वाज डिक्लेयर्ड बाय माउंटबैटन। अच्छा, माउंटबैटन प्लान ही क्यों फाइनली हुआ, क्योंकि इट वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय बोथ द मेन पार्टीज, आईएनसी एंड मुस्लिम लीग। इससे पहले तक के जितने भी मिशन आए, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स प्रपोजल और ऑगस्ट ऑफर, सारे 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 कुछ रिजेक्ट होते गए, लेकिन सिर्फ माउंटबैटन प्लान एक्सेप्ट हुआ एंड फाइनली इन्होंने डिक्लेयर किया कि ऑन 15th अगस्त इंडिया शैल बी डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट। ठीक है। तो ये सारे एक्ट हमारे हो गए आज के। मैम खत्म हो गया टीचर मैम? यस सर। ओके ओके, तो थैंक यू सो मच। रिवाइज हो गया हमारा एक्ट, और रिकॉर्डिंग तो मैं नहीं डालूंगा क्योंकि फिर वही चीज़ें होती है ना जो लाइव आते हैं, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो कैसा लगा आप लोगों को सेशन रिवीजन के पर्पज से? बहुत सारे लोग ऐसे आए होंगे कि एक्ट डिटेल में, सॉरी, कैसा लगा चैट में बताइए आप लोग। नोट्स अपडेट कर। रिचा मैम ने सेशन लिया था, तो ये हमारा चार्टर एक्ट रिवाइज हुआ। ऐसे हम 4-5 सेशन में कोशिश करेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री हमारा रिवाइज हो जाए। रिवीजन है ये, यहाँ पे हमारा कोई कोचिंग नहीं चल रहा है कि हम फाउंडेशन कोर्स कराएंगे, आपको एक एक चीज डिटेल में बताएंगे। इट्स रिवीजन। यहाँ पे जो उड़ रहा है उसको और उड़ाएंगे, मतलब उड़ने के लिए जगह। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से करना पड़ेगा और रिवाइज करना है। और अभी जब मई आएगा तो और छुट्टी हो जाएगी, तो फिर और हाई चलेगा हम लोगों का। तो सिर्फ रिवीजन रिवीजन करना है। और मुझे पता है यहाँ पे जितने भी सारे लोग हो, मेजोरिटी ऑफ ऐसे ही हो, सीरियस कैंडिडेट हो, तभी आप यहाँ भी रुके हो। 100 से भी ज्यादा, 120 के लगभग अभी भी रुके हो। तो इसका मतलब ये कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है, आप रिवाइज करो, रिवीजन के लिए आए हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप रिवाइज करो बार बार। जब हम एक दूसरे से सुनते हैं तो चीजें कनेक्ट कर पाते हैं। और ऋचा मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, मैं 2 साल से जानता हूँ। तो उनके मैंने कई सारे, मैंने खुद के लेक्चर्स अटेंड किए हैं, खुद भी लास्ट ईयर। आप लोगों ने सुना भी होगा इकोनॉमिक्स का, बहुत सारे लोग यहाँ रहे होंगे, तो वो सारी चीजें डिस्कशन हुई। तो ऐसे हम धीरे धीरे और भी चीजें रिवाइज करेंगे, क्रोनोलॉजी में देखेंगे, रिवॉल्यूशनरी फेज देखेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो सारी चीजें हम करते रहेंगे, और ऐसे ही हमारा सेशन चलेगा। और बाकी जो PYQs है वो भी हम करेंगे। तो ऋचा मैम थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने कराया, बहुत अच्छे से रिवाइज कराया, आपने टाइम दिया, और इसके लिए हमेशा शुक्रगुजार होगा। थैंक यू सो मच। आगे भी चीजें ये हम धीरे धीरे करते रहेंगे, जैसे भी जिसका भी टाइम रहेगा मैं सबसे बात करता रहता हूँ। अभी मिथिला मैम करवाएंगे कुछ, फिर और अंकित है, प्रिंस है, उन सब ने इंटरव्यू दिया है। तो वो अच्छे से हम चीजें अपने अपने डोमेन में अच्छे से करेंगे, और जल्दी हम रिवाइज करेंगे। PDF नहीं मिल सकता इसका, सॉरी, क्योंकि PDF नहीं मिलेगा, उसका अपना एक राइट रहता है। तो PDF मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो PDF तो नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप सेशन अटेंड करो रिवाइज के तरीके से,
1.5 घंटे में आपका रिवीजन हो रहा है, आप खुद से नहीं पढ़ोगे 1.5 घंटे। इतना आप पढ़ने बैठोगे 6 घंटे लगाओगे, आधा समझ में आएगा, आधा नहीं समझ में आएगा। तो किसी ने मेहनत की है, किसी ने पीडीएफ बनाया, तो वो अच्छा नहीं लगता ना कि ऐसे फ्री फ्री में सारी चीजें इधर से उधर चली जाए। तो डोंट टेक इट एज ए ग्रांटेड। जो चीजें हो रही हो हमारे बेहतर के लिए। तो पीडीएफ बोलेगा, कोई कहते हैं कि रिकॉर्ड कर दो, कोई कहते हैं यहाँ डाल दो, हमें भेजो। ऐसे नहीं करते, थोड़ा सा मेच्योर होइए। और मैं काफी स्ट्रेट लड़का हूँ, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। इतना वो लिपट चिपट वाला आदत नहीं है। आपको अटेंड करना है, यहाँ 50 लोग आएंगे, 50 लोगों के लिए फायदे की चीजें, वही 50 मुझे चाहिए। तो जो चीजें चल रही है सबके लिए चल रही है। लाइव जो बोल रहा है उसके उसके समय की कीमत समझिए। वो लाइव अगर बोल सकता है तो आप लाइव सुन नहीं सकते, आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, आपको वैसी चीजें चाहिए। तो आप भी सोचा करो कि किसी ने आप पे पैसे नहीं लिए, आप घंटे के हिसाब से भी चार्जेस जोड़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कितने चार्जेस होते हैं एक एक घंटे के लेक्चर्स के। अभी रिचा मैम पे मैं चार्जेस जोड़ू तो यहाँ पता नहीं चलेगा किसी को, ना तो मैं दे सकता हूँ। तो चार्जेस बहुत हाई होते हैं पर घंटे के हिसाब से। जो पढ़ाते हैं, कोई कहीं पढ़ाता है तो बहुत लंबे चार्जेस होते हैं। तो अगर आपको फ्री में दिया जा रहा है, चीजें की जा रही है, तो उसके समय की कदर करिए। तो प्लीज डोंट आस्क मी रिकॉर्डिंग, लिंक मैं भेज देता हूँ। प्रोएक्टिव रहना है, मैं समझ सकता हूँ इधर उधर इश्यूज रहते हैं किसी किसी के। आगे से ऑडियो रिकॉर्डिंग में डाल दिया करूंगा, बहुत लोगों की परेशानी होती। बट थोड़ा सा आपको सीरियसनेस दिखाना है, ग्रांटेड नहीं लेना, क्योंकि हम यहाँ कोई आपके लाइबल नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है हमारी कि हमें आपको कराना है। ना तो मैंने पैसे लिए हैं, ना तो मेरी कोई कोचिंग है। तो सीधे है कि अगर आपको पढ़ना है तो आप आ सकते हो, अगर नहीं पढ़ना तो आप जा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। बट यहाँ उसी के लिए जिसको पढ़ना है, जिसको निकालना है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि हम उनके लिए टाइम दें जो ऑलरेडी एम्बिशियस हो, ऑलरेडी कुछ करना चाहते हो, तो वो उन्हीं के लिए है। बाकी जो ऐसे टाइम पास करने आते हैं हर जगह होते हैं, आई डोंट केयर टू बी ऑनेस्ट। मुझे सीरियसली लोग पसंद है, और उनके लिए मैं कितने भी हद तक जा सकता हूँ, कितनी भी मेहनत कर सकता हूँ, पूरा टाइम दे सकता हूँ। वो पता चल जाता है कौन सीरियस है कौन नहीं सीरियस है। तो ये चीजें चलती रहेंगी। ओके रिचा मैम, आपका भी लेट हो गया होगा, थैंक यू सो मच, और आपने टाइम दिया। थैंक यू एवरीवन। मैम कुछ बोलना चाहेंगी आप? सर बस यही कि ये मतलब मेरी तरफ से तो बहुत छोटा टोकन था, आप बहुत सारी कुछ चीजें कर रहे हैं लोगों के लिए, मैं खुद बहुत इंस्पायर होती हूँ। और थैंक यू। अगर आगे भी कुछ भी होगा प्लीज बताइए मुझे, हम लोग करेंगे साथ में सब कुछ। आई होप सबका यहाँ हो, जितने भी लोग हैं सब बहुत बढ़िया करें, सबका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए इस बार, रिकॉर्ड सेट कर दे ग्रुप। तो आई जस्ट होप फॉर ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल्सो टू विकास स्पेशली, काफी एफर्ट देता है आप लोगों के लिए। थैंक यू रिचा। ओके थैंक यू एवरीवन। और आप लोग डिनर कर लीजिए, मैंने भी कुछ नहीं खाया अभी, काफी थक गया था। पूरा सेशन देखा, मेरा भी रिवीजन हो गया, काफी दिन बाद रिवाइज किया और सारी चीजें मुझे स्ट्राइक कर गई। तो ठीक है फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, शब खैर, खुदा हाफिज।